ठीक है, चलो आज हम देखेंगे राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियाँ, क्योंकि एआई बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। ठीक है, मैं भी खुद अभी एआई सीख रहा हूँ। एआई के सारे फीचर्स अपने आप ही सीख रहा हूँ। 1.5-2 घंटा देता हूँ रात को डेली से उसके फीचर्स सीखने में सारे। अगर मैंने अपडेट नहीं करा मैं टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाऊंगा। राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका या विधायी से संबंधित शक्तियाँ। जब भी हम विधायी पालिका के संबंध में बात करें ना, लेजिस्लेटिव पावर से रिलेटेड बात करेंगे। लेजिस्लेटिव का क्या मतलब हो? लेजिस्लेटिव, एक तो हमारे पास ये गवर्नमेंट हमारे पास, या इस गवर्नमेंट के पास हमारे पास 3 ऑर्गन हो हमारे पास। पहला ऑर्गन, दूसरा ऑर्गन और तीसरा ऑर्गन। पहला ऑर्गन हमारे पास ये लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा हमारे पास जुडिशरी। ये लेजिस्लेटिव क्या हो हमारे पास? लेजिस्लेटिव से संबंधित एग्जीक्यूटिव पावर तो हमने कल पढ़ ली थी। आज हम समझेंगे लेजिस्लेटिव से रिलेटेड पावर कौन सी हो। प्रेसिडेंट की हमारे पास, ये हमारे पास प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन सी हो रिलेटेड, उन्हीं पावर को हम डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल अगर तुम भूल भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, साधारण भाषा में जो मैं बातें बताऊंगा याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेजिस्लेटिव के अंदर ही हमारे पास कौन कौन आता है? इनका काम हमारे पास किसी भी बिल को बनाने का काम करना और बिल को एक्ट में कन्वर्ट करने का काम इसी का हो, लेजिस्लेटिव का। इसका मतलब विधायी पालिका का काम है। विधायी पालिका कानून का निर्माण करना। इसके अंदर पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आने वाला, तीसरे नंबर पर कौन आने वाला? तो इसके अंदर लोकसभा भी आ गई, लोकसभा भी इसी का पार्ट हो, राज्यसभा भी इसी का पार्ट हो, और हमारे पास जो प्रेसिडेंट भी इसी का पार्ट हो। तो प्रेसिडेंट की यहाँ किस कौन सी पावर है? तो जो जितनी भी पावर है ना, वो साधारण तरीके से, ऑर्डिनरी तरीके से, बिल्कुल साधारण वे में बिल्कुल सारी बातें याद रखनी। पहले नंबर की बात कौन सी होगी? अगली जैसे 5 लाइन पढ़ते चले जाओगे, मैंने कहा ना यही चीज हम आगे का पढ़ते जाएंगे तो पीछे का भूलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये 10 लाइन इसी कम से कम दिमाग में रहनी चाहिए, ताकि लिखने के लिए तुम हमेशा तत्पर हो। आर्टिकल भूल भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इससे रिलेटेड। ठीक, अब हम जानते हैं कि भारत का जो संविधान है, कभी 79 पढ़ने का मौका मिलेगा तो पढ़ोगे, ये प्रधानमंत्री वाला सेक्शन पढ़ोगे तो वहां देखोगे राज्यसभा हमारे पास और लोकसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। यह बात 79 में लिखी हुई। किसके, मैंने क्या कहा तुम्हें? मैंने कहा ना संसद है, ये हमारे पास संसद है, पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बनती है। राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। सही बात है, यहाँ लिखा हुआ ना अनुच्छेद 79 के अनुसार राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। 79 से पत्र निकल गया। बात समझ में? यानी इसका मतलब संसद जो बनती है, पार्लियामेंट जो बनती है हमारे पास, लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर बनती है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बनती है। यह बात हम आर्टिकल जानकारी दे रहा कौन? 79 को भी तुम भूल जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इतनी बात तो याद रहेगी तुम कि जो राष्ट्रपति होते हैं लोक, वो संसद के अंग होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद का निर्माण होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। पार्लियामेंट बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और दूसरे नंबर प्रेसिडेंट, तीनों को बनाने के बाद हमारी क्या बनती है? पार्लियामेंट बनती है, संसद बनती है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून की शक्ल नहीं ले सकता। जब तक वो लोकसभा के अंदर मौजूद है तब तक वो बिल ही कहलाएगा। जैसे वक्फ बिल अभी आजकल चर्चाओं के अंदर मौजूद है। दूसरे नंबर पर जाओगे राज्यसभा के अंदर, वो भी वक्फ बिल है। जब तक बिल क्या है, जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते, अपने सिग्नेचर नहीं करते, जब तक प्रेसिडेंट अपने सिग्नेचर नहीं करने का, तब तक वो बिल कहलाएगा। इस बारे में हम बहुत बात कर चुके पहले। विधेयक कहलाएगा जिस दिन भी साइन कर दे वो अधिनियम, एक्ट, लॉ सब बन जाएगा। समझ बात? या नहीं बन सकता है ना, जब साइन कर देंगे तभी बनेगा। पता लगा है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून की शक्ल नहीं सकता। एक लाइन आराम से मिलेगी तुम्हें लिखने के लिए, और वैसे भी साधारण तरीके से तुम्हारी याद भी होती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं कहानी को, ऊपर का भी कभी भी सुन सकूँ, ठीक है? सिर्फ याद रखिए पूरा का पूरा दिमाग। अनुच्छेद 99 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई पेपर में पूछ लिया। ये इंपॉर्टेंट, हम ये बताओ ऊपर की जो मैंने बात बताई वह कहीं ना कहीं संसद से संबंधित है ना। और संसद के अंदर काम क्या हो? विधेय बनाने का, बिल बनाने का। और बिल बनाने का काम शाम किसका होगा? विधायी पालिका का। और विधायी पालिका से संबंधित तो सत्य पढ़ रहे हैं। विधायी पालिका के लिए वर्ड व्यवस्थापिका यूज कर रखा है। मैं इस वर्ड में भी कंफ्यूज हूँ, तुम मुझे बताओगे देख कर हिंदी का, इसका व्यवस्थापिका कहते हैं, व्यवस्थापिका कार्यपालिका को कहते हैं, ऐसा कहते हैं। ठीक, लेकिन लेजिस्लेटिव मुझे जानते हैं, लेजिस्लेटिव तो मुझे तो इंग्लिश में वर्ड समझ में आ जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 में पता क्या कहा गया? यूं कहा गया, संसद के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति और उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। संसद के अंदर लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी। लोकसभा के अंदर 545 बंदे होंगे, राज्यसभा के अंदर हमारे पास 245 बंदे होंगे। ये 545, 543 और 245 बंदों को अगर शपथ दिलाने का कोई काम करता तो अनुच्छेद 99 के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति का काम होगा। तो फिर आपने यहाँ क्यों बताया? क्योंकि यह बात ना इससे संबंधित है, लोकसभा से संबंधित बात है। लोकसभा, राज्यसभा संसद से संबंधित है। संसद का काम कानून बनाना हो। अब मैं अभी राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहा हूँ, राष्ट्रपति की क्या पावर है, लेजिस्लेटिव से रिलेटेड पावर कौन कौन सी है? प्रेसिडेंट के बयान जो हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की कार्य विधायी पालिका से संबंधित शक्तियां कौन कौन सी? याद रहेगी बात? ये दो बात बताई मैंने तुम्हें। पहले नंबर पर बताया मैंने तुम्हें कि जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति
संसद के अंग होते हैं और जो हमारे पास जो पार्लियामेंट हो उसी का ऑर्गन हो, उसी के अंग होते हैं। ये बात मुझे पता लग चुकी, समझ में आई बात है। और उसके बाद मैंने तो क्या बताया, क्योंकि जब तक ये कभी किसी भी बिल पर साइन नहीं करने का तब तक कोई कानून नहीं बन सकता। अभी वक्त बिल आया था नहीं, जितनी भी भारत की राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्ष की पार्टियां, वे विपक्ष की पार्टियां और उनके बड़े बड़े नेता अभी वक्त बिल पर डिबेट कर रहे थे कि क्या राष्ट्रपति जी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति जी ने पहले ही साइन कर दिया। सही बात है, क्या रहे थे कि राष्ट्रपति जी आप इस पर साइन नहीं करो, जैसे के आर नारायण पुनर्विचार के लिए भेज रहा था, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति तो इस टाइम तो पिछले को बनकर काम करता, मोदी जी के बिना थोड़ा ना काम कर देंगे। राष्ट्रपति हमारे यहाँ रबर की मोहर का कार्य करता। समझ में आई बात है। राष्ट्रपति पर एक प्रकार का राजशाही वाला पद है, जैसे इंग्लैंड से ले, कहाँ से लेकर आए, इंग्लैंड से तो लेकर आए इस पद को। राष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया, इंग्लैंड से तो लिया। आ जाओ। अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। दिलाई दी शपथ 99, सही बात है, 99 अनुच्छेद 99 के द्वारा राष्ट्रपति का रिलेटेड या तो कई बार कहीं आर्टिकल कहीं कई पेपरों में पूछ रखा है। ये आर्टिकल एक जरूर याद रख सको तुम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेपर में पूछ रहा है। अनुच्छेद 99 में आ गया, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ओथ दी जाती है। ओथ मतलब शपथ दिलाते हैं, किसे दिलाते हैं, लोकसभा के राज्यसभा के सदस्यों को, कुल मिलाकर संसद के सदस्यों को। या तो उनको लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को, या यूं भी कह सकते हैं संसद के सदस्यों को, मतलब एक ही सब चीजों का। समझ में आई ये बात है। अभी हमारे पास संसद, ठीक है, और समझते हैं ये हमारे पास संसद, संसद के अंदर लोकसभा होगा, लोकसभा की 543 सीट होगी, ये राज्यसभा होगी, राज्यसभा की 245 सीट होगी। इस मतलब 200 जो 245 सदस्य है ना, 245 मतलब जो निर्वाचित सदस्य, अच्छा इनका जो चुनाव हो प्रत्यक्ष विधि से हो, प्रत्यक्ष विधि से 18 साल तो जिनकी उम्र ऊपर होगी वे चुनाव करके भारत के अंदर से भेजते हैं। आम आदमी वोट डाल के नाम भेजते हैं, इसे आम लोगों की सभा भी कहते हैं सर। सही बात है। राज्य का निम्न सदन के नाम से जानते हैं, निम्न सदन, निम्न सदन है, लोअर हाउस है, ये अपर हाउस हमारे पास राज्यसभा, इसे अपर हाउस के नाम से जानते हैं। ठीक है, राज्यसभा 245 सीट है, ये 243 बंदे जो आए हैं कहाँ से आए, इन निर्वाचित सदस्य, और इनका जो चुनाव हो ना अप्रत्यक्ष विधि से हो, हम नहीं चुनते, हमारे द्वारा जो चुने हुए नुमाइंदे वे वोट डालने का प्रयास करते हैं, जो विधायक वे वोट डालते हैं वोट इनकी। ठीक, उसके बाद हमारे पास राज्यसभा के यहाँ उत्तराखंड में कितनी सीट है, 3 सीट। सही बात है। लोकसभा कितनी, 5 सीट है। तो 233 सदस्य निर्वाचित सदस्य, इनको शपथ राज्यसभा के सभापति के द्वारा दिलाई जाती है। निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी राज्यसभा के सभापति के द्वारा। सभी, मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ तुमको, यहाँ तो पक्का सवाल पूछेगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले यूँ कह दिया था राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, तो इसका मतलब तुमने समझ लिया होगा सब भी दिलाते होंगे, 245 वालों को भी लोकसभा को। हाँ, लोकसभा के 543 बंदों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, नो डाउट, लेकिन 245 में 233 निर्वाचित है, और इन्हें शपथ दिलाने का काम राज्यसभा के सभापति करते हैं, और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। सही बात है, यानी इन्हें शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाते, उपराष्ट्रपति दिलाते हैं, जो निर्वाचित सदस्य हो। और मेरे हिसाब से यहाँ से सवाल बन सके, बहुत बढ़िया सवाल, कि बताओ जो हमारे पास जो राज्यसभा के सभापति हो यानी उपराष्ट्रपति हो, ठीक, जो उपराष्ट्रपति हो, ये इन्हें शपथ दिलाते हैं क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, नहीं, ये केवल निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। तो फिर राष्ट्रपति का योग, राष्ट्रपति क्या करते हैं यहाँ से, राष्ट्रपति जो 12 मनोनीत सदस्य हो ना, ये 12 मनोनीत सदस्य गृह मंत्रालय की सिफारिश पर, जो हमारी होम मिनिस्ट्री हो, अलग अलग क्षेत्र, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र से इस 12 सदस्यों को मनोनीत करा जा, और ये मनोनीत गृह मंत्रालय अमित शाह जैसे कह देंगे 12 सदस्य वे आगे, और इन्हें शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, इन्हें शपथ दिया जाए राष्ट्रपति के द्वारा। बात समझ में आई बात, मुझे बहुत गहरा सवाल है, ऊपर की लाइन तो नहीं भूल गया मैं हम राष्ट्रपति की विधायी पालिका से संबंधित सत्या पढ़ रहे हैं। हमने तुम्हें बताया कि बच्चे राष्ट्रपति ना संसद का अंग होते हैं, अनुच्छेद 79 में लिखी हुई ये बात है, सही बात है, 79 भी याद होगा। राष्ट्रपति संसद का अंग होते हैं, और संसद में 3 चीज आ गई, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, बिना उनके हस्ताक्षर के कोई भी कानून नहीं बन सकता, ये तय है, समझ नहीं बात है। और दूसरे नंबर में क्या समझाया मैंने, उसके मैंने कहा तुम अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 99 के अनुसार मैंने कहा क्या कहा तुम, अनुच्छेद 99 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ये स्टेटमेंट सही है गलत है, सभी को तो दिलाते हैं ना, ठीक, संसद के अंदर लोकसभा के सदस्यों को और राज्यसभा के अंदर मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, इन निर्वाचित सदस्यों को थोड़े दिलाते हैं, निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का काम राज्यसभा के सभापति, जिन्हें दूसरी भाषा में उपराष्ट्रपति कहते हैं, वे शपथ दिलाने का काम करते हैं। इस बात को क्लियर करना बहुत जरूरी था भाई। अगर राष्ट्रपति के मूड में नहीं है शपथ दिलाने का काम, तो वे एक अधिकारी को नियुक्त करते हैं, जिसे हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, जो ना संसद जो वरिष्ठतम सदस्य होता है लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, वरिष्ठतम सदस्य को वे नियुक्त करते हैं, जो प्रोटेम स्पीकर का काम करता, और वो सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता। समझ में आई बात है। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं, और यह राष्ट्रपति का स्वविवेक, ये राष्ट्रपति का स्वविवेक, राष्ट्रपति ही प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं, और राष्ट्रपति का क्या है, स्वविवेक, क्योंकि राष्ट्रपति शपथ दिला लेते जाते थक जाएंगे,
सही बात है। एक तो वृद्धावस्था में और दूसरा फिर शपथ कैसे दिलाएंगे यार, ये भूल गए फिर सारी बातें जिन्होंने बताई तुम्हें। पहली बात क्या थी, संसद राष्ट्रपति संसद काम होते हैं, अनुच्छेद 79 में लिखी हुई बात है, 99 में लिखा हुआ राष्ट्रपति ना संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। लोकसभा के अंदर तो सभी को और राज्यसभा के अंदर निर्वाचित सदस्यों के मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का काम राज्यसभा उपराष्ट्रपति का हो, जिसे हम राज्यसभा का सभापति भी कहते हैं। ऐसे ऐसे तो करके तुम्हारे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं कहानी में। अस्सी आएगा हमारे पास, एक तो 79 पढ़ा है ना और एक पढ़ा है 99। समझ की बात है, 79 पता लग चुका। 79 में क्या होगा, 79 में संसद का अंग होंगे, संसद कैसे मिला के बनेगी 79 पता लग रहा है। 99 तो पता लग रहा है शपथ कैसे, राष्ट्रपति किसे शपथ दिलाएंगे। अभी जितनी बात मैं करूंगा ना लोकसभा राज्यसभा से संबंधित ही करूंगा, क्योंकि मैं विधायी पालिका से संबंधित शक्तियां पढ़ रहा हूँ, इस तो बाहर नहीं जाने का। मैं बताऊंगा राष्ट्रपति को इस एरिया में तुम्हारी ये शक्तियां, ये पावर, ये एरिया पूरा का पूरा विधायी पालिका से संबंधित, यहाँ यहाँ तुम्हारी ये पावर, ये राष्ट्रपति को बताई जा रही। हम जितनी भी पूरे संविधान के अंदर उसकी पावर मुझे दिखाई दी, मैंने यहाँ लिख दी, और विधायी पालिका से संबंधित है। ये एक बहुत अच्छा नोट है, सच में बहुत अच्छा नोट था, और उस टाइम पे बहुत मेहनत कर ली गई थी। समझ में आएगी बात है, क्योंकि बच्चों को ना फिर घूमना पड़ा, बहुत सारी किताब छाननी पड़ा, तो ये बहुत सारी किताबों को छान छान कर, वीडियो देख देख कर, कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है उसे देख करके जब लिखवाया गया है। आर्टिकल भी लिखवा रखे। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में गृह मंत्रालय की सिफारिश पर 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। जो 12 सदस्य बताए थे ना मैंने, देखो ये इन्हें मनोनीत करने का काम किसका होगा, राष्ट्रपति का ही होगा। ये भी तो काम होगा ना, समझ बात है। ठीक, अब इन बात उसके बाद ये कहाँ से आएंगे, साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा के क्षेत्र से आएंगे। सही बात है यहाँ से। राज्यसभा के कई सालों तक सदस्य रहे सचिन तेंदुलकर, कई सालों तक। ऐसे बहुत सारे जो लोग जो राज्यसभा के सदस्य रहे, साहित्य विज्ञान और कला के क्षेत्र से आते हैं, 12 सदस्य हैं। इन्हें बनाने का काम, राज्यसभा का सदस्य बनना, तुमने भारत के अंदर कोई भी अच्छा काम कराओ, बस तुम गृह मंत्री की नजरों में सेफ होने चाहिए। गृह मंत्री ने अगर चाह लिया ना तो तुम राज्यसभा के अंदर पहुंच जाओगे। अच्छा, राज्यसभा के अंदर जाकर बहुत फायदा भी है। राज्यसभा के अंदर एक बार अगर तुम कोई सांसद बन चुके, 2.5 लाख रुपए पेंशन तुम्हारी पूरी जिंदगी मिलेगी, तुम महीने। सही बात है, एक बार तुम चले जाओ बस पूरा का पूरा। एक बार जो व्यक्ति चला गया, अच्छा राज्यसभा की क्या कलाकारी हो इसमें, हर 2-2 साल बाद, या इसे नवीनतम सभा बोल लो, 2-2 साल बाद जो व्यक्ति एक तिहाई सदस्य रिटायरमेंट होते रहे, वे चले जाएंगे, फिर अगले जाएंगे, फिर अगले चले जाएंगे, फिर अगले जाएंगे। या राज्यसभा की खास बात हो, आप साहित्य के क्षेत्र चाहते हो तब भी आप जाकर बैठ सकते हो, लेकिन आपको गृह मंत्रालय बताएगा, अमित शाह जी बताएंगे आपको। विज्ञान के अंदर आपको अच्छा काम कराओ, है कोई ऐसे, हाँ अब भी है 12 मनोनीत सदस्य। उनके नाम अगर तुम सर्च करोगे गूगल पर आराम से मिल जाएंगे, तुम्हारे पेपर में काम के नहीं है। कला के क्षेत्र का है, हाँ सचिन तेंदुलकर कला के क्षेत्र तो लेकर आया गया था। समाज सेवा के क्षेत्र है, हाँ है। तो ये इस तरह सारे काम करते हैं, मुद्दों पर भी बोलते हैं, मणिपुर के मुद्दे पर बोल लेंगे, सब मुद्दे पर बोल लेंगे। सही बात है, जिस दिन भी फालतू बोलेगा उस दिन ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 80, एक तो 79 पढ़ाया जिसके अंदर संसद की बात बताई, राष्ट्रपति संसद का अंग होते हैं। एक 99 पढ़ाया कि संसद के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, लोकसभा के 543 सदस्यों को, और राज्यसभा के अंदर जो 12 मनोनीत सदस्यों ने शपथ दिलाते हैं। 80 में क्या कहा गया, ये कहा गया राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं 12 मनोनीत सदस्यों की। और ये 12 मनोनीत सदस्य कहाँ से आते हैं, साहित्य कला और विज्ञान के क्षेत्र, समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 पढ़ने का अगर मौका मिलेगा ना तुम, राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत कर सकते हैं। बात संसद से संबंधित ही करूंगा मैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद का सत्र आहूत करते हैं। मान लो देखो नया साल आया, नया साल के बाद जनवरी गया, जनवरी के बाद फरवरी आया, जब नया सबसे पहली बार सबसे पहला सत्र हो बजट सत्र, उस बजट सत्र को बुलाने का काम हो, राष्ट्रपति आह्वान करेंगे, नोटिफिकेशन जारी करके कहेंगे अपने डिपार्टमेंट के लोगों को भाई आज इस दिन संसद चलेगी, ये काम राष्ट्रपति का। बात समझ में आई क्या कहा मैंने तुमको, राष्ट्रपति बताएंगे, राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करते हैं और भाषण भी देते हैं उस दिन। ठीक है, तो संसद के सत्र को क्या करते हैं, आहूत करते हैं और उसका सत्र भाषण भी करते हैं, लास्ट वाले दिन उसे समाप्त भी करते हैं। सही बात, संसद का सत्र आहूत भी करते हैं और सत्र भाषण भी करते हैं। यह बात 85 में लिखी, आर्टिकल याद भी रहने कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो समझ बात, ये पता लग गया। एक तो 79 पढ़ाया, फिर 99 पढ़ाया, फिर 80 पढ़ाया। 99 में क्या पढ़ाया मैंने, राष्ट्रपति शपथ दिलाया। और 80 में तो वही है जो 99 में मतलब लास्ट में लिखा हुआ था कि साहित्य कला विज्ञान के क्षेत्र से जो 12 मनोनीत सदस्य होंगे उनका नियुक्ति करने का काम, उन्हें अपॉइंट करने का काम राष्ट्रपति करते हैं। और भी काम है इनके, संसद का सत्र आहूत यही करते हैं और संसद के सत्र का सत्र भाषण भी यही करते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं।
अगर मंत्रिपरिषद का मतलब जो एक तो प्रधानमंत्री हो गए, उनके 24-25 के आसपास, 24-25 के आसपास मंत्री मान लो, और जो मंत्री उन्हीं मिला के मंत्रिपरिषद बनती है। और जो मंत्रिपरिषद ने अगर कह दिया, किसे कह दिया कि राष्ट्रपति जी को, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। वो लगातार चलने वाला सदन है राज्यसभा, उच्च लोगों की सभा, वहाँ ओल्ड मैन बैठते हैं, सही बात, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग बैठते हैं वहाँ। याद रहेगी बात, क्या कहा मैंने तुम? लोकसभा को भंग कौन कर सकते हैं? हमारे पास राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन अपने आप नहीं कर सकते, इनका स्वविवेक नहीं है। और अपन मंत्रिपरिषद की सिफारिश को कर सकते हैं। बोल रहे हो ऊपर के आर्टिकल पहले पढ़ा है 79, राष्ट्रपति संसद का अंग होते हैं। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ा है दूसरे बार 99, ये शपथ लेते हैं, शपथ दिलाते हैं लोकसभा के सदस्यों को, लेकिन राज्यसभा के सभी सदस्यों को शपथ नहीं दिलाते हैं, मनोनीत सदस्य शपथ दिलाते हैं। 80 माह हमारे पास, ठीक। जो 12 मनोनीत सदस्य उनकी नियुक्ति करने का प्रयास करते हैं गृह मंत्रालय की सिफारिश पर। उसके बाद हमारे पास संसद का सत्राहुत करते हैं। उसके बाद मैंने कहा संसद का सत्रावासन भी करते हैं, और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। ऐसी मंत्रिपरिषद जो लोकसभा में अपन, ऐसी मंत्रिपरिषद मतलब मोदी जी और उनके 24-25 मंत्री, या मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना बहुमत खो चुकी। समझ बात है? जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, पता तुम, मायावती की पार्टी था। आज मैं मायावती का ही देख रहा था पूरा का पूरा असलूट। तो मंत्रिपरिषद जो लोकसभा में अपना बहुमत खो चुकी हो, या हो सकता है खो सकती है, या तो खो चुकी है, या हो सकता है खो चुके, तो उनकी सलाह मानने हेतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुमत ही नहीं है। ऐसी मंत्रिपरिषद जिसके पास खुद का बहुमत नहीं हो, राष्ट्रपति उसकी बात नहीं मान लेगा, क्योंकि फिर राष्ट्रपति का स्वविवेक काम कर, वो जिसे चाहेगा ना फिर उसे प्रधानमंत्री बनागा। समझ में आई बात? या 1995 से लेकर सन 2002 तक के बीच का जो दौर रहा हमेशा, वो राजनीति के अंदर अस्थिरता का दौर रहा। भारतीय राजनीति के अंदर अस्थिरता का दौर कहा जाता। एक पार्टी टूटती थी, दूसरी के साथ गठबंधन करती थी, तीसरी पार्टी जुड़ जाती थी, पूरा यही चलता रहता था। समझ बात है? ठीक, बाध्यकारी नहीं है। पता लग चुका क्या कहा मैंने तुम? अगर एक ऐसी मंत्रिपरिषद जो लोकसभा के अंदर अपना बहुमत खो चुकी हो, राज्यसभा के अंदर नहीं कह रहा मैं, लोकसभा के अंदर, तो उसका मतलब जो प्रधान राष्ट्रपति है उनकी बात को मानने के लिए, उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। और ये बात कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई, याद रखने की बात है। 85 इस बात को ही कह रहा, 86 बताओ, ठीक। आर्टिकल याद भी नहीं रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बातें तो याद रखो। अच्छा, राष्ट्रपति संसद का अंग होते हैं, ठीक है, संसद मिलकर बनती है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को बनाकर। और दूसरी बात, जो मंत्री, उसके बाद दूसरे नंबर मैंने तुम बताया, अच्छा यार ये तो लोकसभा के राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करते हैं। इतने भले आर्टिकल भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की बात है। 99, लेकिन याद आर्टिकल याद रखना, 99 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर पूछा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने गाने को लेकर। उसके बाद हम बता, मैंने कहा तुम्हें, संसद का सत्र भी आउट करते हैं, उसे बुलाते भी है, उसका सत्रावसन भी करते हैं, समाप्त करने का काम करते हैं। ये इसके काम है, ही तो लिखे जाओ, और क्या लिखे जाओ वहाँ पेपर में। और उसके बाद क्या करते हैं, मैंने कहा राष्ट्रपति ना, ठीक, राष्ट्रपति मैंने कहा लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। तो दिमाग में ऐसा ना चाहिए, अच्छा राष्ट्रपति की लोकसभा, राज्यसभा और उससे संबंधित जो भी शक्तियां होगी, तो जो भी बात रिलेटेड काम करता हो, धड़ धड़ सारे पॉइंट याद आ जाए। तो इसके लिए व्यक्ति को प्रैक्टिस करनी पड़ा, अभ्यास करना पड़ा। समझ बात है? हमारा मस्तिष्क है ना, जो हमारा मस्तिष्क कभी भी ऐसा होता नहीं, हमें उस स्तर को तो बनाना पड़ा। अपने मस्तिष्क को तुम किसी भी स्तर पर ट्रेंड कर सकते हो, ऐसी चीज है। बस तुम मेंटली तुम किस तरह प्रिपेयर हो। अगर एक व्यक्ति इस जगह ना किसी बहुत बड़े स्तर पर तैयारी करती, तो उसका दिमाग कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन देगा। सबसे बड़ी चीज है तुम्हारा अपने दिमाग को कैसा प्रॉम्प्ट दिया। जैसा प्रॉम्प्ट दोगे, तुम्हारा दिमाग एक चैट जीपीटी तरह काम करता है। जैसे जैसे प्रॉम्प्ट दोगे ना, ऐसे ही तुम आउटपुट निकाल कर दे देगा। समझ बात है? मान लो इस लड़की ने सोचा कि मुझे तो आज बहुत आलस हो रहा, तो इस ऐसे आलस वाले इनपुट देगा उसका दिमाग। ये सोचो आज क्लास की छुट्टी मारते हैं, सही बात है, चलो पढ़ को सो जाती है, आसान वही है ना इसके लिए, तो आसान नाश्ता दिखागा। सही बात है। इसे सोचा कि नहीं यार, मुझे तो शरीर में दर्द हो रहा है, इतना तो मैं झेल लूंगी, चलो मुझे पढ़ने जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना यहाँ भी तो बैठना है, घर भी तो वहाँ पे बैठते हैं। तो ऐसा ये दिमाग चैट जीपीटी तरह वर्क करता। अब सोचना तुम्हें से क्या सोचवाना और क्या करना है, समझ में आएगी बात है। तो अगर हम मान लो किसी व्यक्ति किसी स्तर पर तैयार भी नहीं है ना, तो अपने दिमाग को हम तैयार कर सकते हैं उसी स्तर पर ले जाकर। समझ में आया बात है? मेरे लिए तैयारी करना कितना कठिन ना होगा, तुम्हारे लिए कितना आसान है, तुम सामने बैठे हैं, पढ़े पढ़ रहे से। मुझे कितना कठिन ना होगा इस सारे सिलेबस को समेटना, मेरे लिए कितना कठिन भरा संघर्ष भरा काम रहा होगा, कितना कठिन ना होगा, सोचने वाली बात है। कितनी किताबें मैंने छानी होगी,
आज ये बहुत आसान लगा ना हमें कहने में कि छाया उठाया पढ़ लिया उससे लोग हो गया भाई काम। सोचने वाली बात है यार। अगर इस पर कोई गहन मुद्दे तो सोचा जाए ना तो पता लगा सामने वाले की तब मेहनत समझ में होगा, ये व्यक्ति जितना जीवन काल में कितना मेहनती रहा होगा। समझ में आया बात यार। तो कहना आसान है, बहुत जरूरी इस एक चीज को छानना, एक एक आर्टिकल को देखना, उसका गलत तो नहीं है, सही तो नहीं है, कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो फिर सब्जेक्टों में फिर होना बहुत मेहनत करनी पड़े। अभी देखा था ना, मेरे पास वहाँ कितनी सारी किताबें पढ़ी हुई, मैं नोट्स बनाने पर लगा वो सब पूरी लूसेंट पढ़कर मैंने 10 पेज निकाल ले। अच्छा ये काम किया, पूरी लूसेंट पढ़कर 10 पेज निकाल ले, लूसेंट लूसेंट पढ़कर कॉपी देख वहीं रखी होगी सारी, 3 किताब रख रखी देखो उत्तराखंड की। जैसे ये तो कहते थे अभी देखा था कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़े टीचर को, अभी तो मैं दिखाता हूँ देखो। तुम बच्चा कुछ भी मेहनत नहीं करता, कुछ भी, कितनी मेहनत करनी पड़े, बहुत आलकसी हो। अभी अभी मैं बता रहा था कौन सा नोट्स बनाया था, ये देखो उत्तराखंड की सूर्य परंपरा का नोट्स बनाया था मैंने। ये भी नहीं है कि किसी को छाप छाप कर दे दिया, एक एक चीज को पढ़ना पड़ा। देख कितना बड़ा नोट्स है, उत्तराखंड का खेल पुरस्कार सूर्य परंपरा। उसके बाद देखिए, इसे ध्यान से देखते रहिए कहाँ से क्या क्या चीज़ निकालनी पड़े, एक एक चीज़ के बारे में पढ़ना ही पड़े भाई। कौन और हिंदी में इंग्लिश में अलग से, चलिए यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद दिक्कत खड़ी जब चैप्टर ही बहुत बड़ा था वो, और उसको किताब में अलग दे रखा है, उस किताब में अलग दे रखा है, फिर नेट पर अलग सर्च करना पड़ता, फिर देखना पड़ता पेपर में क्वेश्चन कौन सा आया था, आयोग ने कौन सा सही बनना है। दिमाग का दही बन जा। ठीक, बच्चा कुछ भी मेहनत नहीं करता टीचरों के सामने। तो देखिए करे क्या है, कहाँ कहाँ तक कितना ढूंढना पड़ा पूरा आर्टिकल। माधव सिंह भंडारी, एक एक चीज़ निकालनी पड़ी तस्वीर पूरा। ये पढ़ाने वाला हो रहा है तो आज शाम को, आज शाम 2-3 दिन तक यही चलेगा। देखिए जरा कितनी, हाँ देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। गेम का सारा है वो, ऐसी तैसी हो जा। तो कहना बहुत आसान है। ठीक, और थारे भाई कहीं बैठ कर ही पढ़ा जाता, नौकरी चाहिए ना। और फिर मुझे कहते हैं तो मजा मार रहे, अरे मजा मार रहे बेटो, मेहनत कोई नहीं देखता, सच में कोई नहीं देखता मेहनत, उस मेहनत की कोई बात ही नहीं करता। तुम सभी अपने, तुम कामयाब हो जाओगे पर तुम सिर्फ अपनी मेहनत दिखाई देगी, सामने वाला कुछ नहीं है, नो योगदान किसी और। यहाँ के चैप्टर किस तरह से बैठना पड़ा। चलो, एक ऐसी मंत्रिपरिषद जो लोकसभा के अंदर बहुमत खो चुकी है या उसकी सलाह हेतु राष्ट्रपति बाध्य, ये मैं बता दिया। 99 पहले बताया था, 79, फिर 99 पाए, 79 तो नहीं भूल रहे होगे, फिर 99 पाए, फिर 80 पाए। 80 में क्या कहा था, 12 सदस्य मनोनीत करे जाएंगे गृह मंत्रालय की सिफारिश पर। फिर 85 पाए हम, संसद का सत्र आउट करेगा, सत्र भाषण भी करेगा, और उसके बाद मैंने लोकसभा को भंग भी कर सकता। ठीक है, मंत्रिपरिषद मैंने कहा ना, अगर एक ऐसी मंत्रिपरिषद जो लोकसभा के अंदर अपना बहुमत खो चुकी हो तो इसकी बात ना, उसकी बात नहीं मान सकता, उसके लिए राष्ट्रपति जो उसे सलाह दी जाएगी राष्ट्रपति को, बाध्यकारी नहीं है। 86 में इसके अनुसार राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं और यह भी उल्लेखित है उन्हें संसद के संदेश भेजने का भी अधिकार है। संसद को संबोधित करते हैं और ये भी उल्लेखित है कि उसे संसद को संदेश भेजने का भी अधिकार है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब राष्ट्रपति संसद को संदेश ही भेज सकते हैं। बस सारी बात मैं संसद से संबंधित करूंगा इसमें। जब भी मैं संसद से संबंधित बात करूंगा तुम समझ जाना राष्ट्रपति की ये वे शक्तियां जो विधायी पालिका से संबंधित है, क्योंकि संसद का ही काम विधेयक को बनाना, कानून को बनाना। लेजिस्लेटिव पावर है, सही, लेजिस्लेटिव पावर है किसकी, प्रेसिडेंट की, लेजिस्लेटिव से रिलेटेड पावर। उसके बाद है 87, राष्ट्रपति संसद को विशेष रूप से संबोधित करते हैं इनके अनुसार, इसके अनुसार वर्ष के प्रथम सत्र, मैंने कहा था ना पहला सत्र तो अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं, ये दूसरा सत्र करो या ना करो, भले अपने प्रोटेटम स्पीकर को भेज दें, तुम सत्र प्रथम सत्र को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, विशेष रूप से संबोधित करते हैं प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र को। यस, अनिवार्य, आर्टिकल 87 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ कि राष्ट्रपति जब संसद का पहला सत्र होगा उस अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा हुआ, पहला जरूरी, लोकसभा जैसे पहली बार 5 साल के बाद पहली बार चुनाव हुआ, 5 साल बीत चुके, पहली बार चुनाव हुआ, सरकार चुनकाई, उस सत्र को भी जो राष्ट्रपति होंगे अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। तो बजट सत्र को भी, अच्छा पहला सत्र तो बजट सत्र ही हो, एक तो बजट सत्र को हो या प्रथम सत्र को हो, बजट सत्र पहला सत्र बजट सत्र ही हो, और किसी भी साल का पहला यानी बजट सत्र, और दूसरा नंबर पर लोकसभा चुनकाई 5 साल बाद, लोकसभा नहीं उसके अंदर तब जब प्रधानमंत्री चुना जाएगा, उस सत्र को भी आहूत करने, संबोधित करने का, हाँ जी आपका स्वागत, आ जाओ लोकसभा के अंदर 543 मेंबर वालों आ जाओ।
आपका स्वागत है, इसका स्वागत करने का, संबोधित करने का क्या मतलब हो? ये तो मतलब हो मेल मिलाप करना, पहली बैठक में बुलाना, आ जाओ मैं आपको बुलाता हूँ इस लोकसभा के अंदर, क्योंकि मैं संसद का पार्ट हूँ, क्योंकि मेरा नाम, मुझे आर्टिकल 79 ने पावर दे रखी, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलाकर संसद बनती है, मैं संसद का पार्ट हूँ, मैं ही तो आपका संसद के अंदर स्वागत करता हूँ, संबोधित करता हूँ, आ जाओ बैठो। बात समझ में आई? बात पहली बात को तो सबका वेलकम करते हैं पहले नंबर पर, ये 87 की बात है। दो बात बताई मैंने यहाँ से, पहला, वर्ष का पहला सत्र या बजट सत्र को उसे जो अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं, लोकसभा का चुनाव होने के बाद जब संसद चुन का प्रथम सत्र को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं, ये बात 87 में लिखी हुई है। दोनों जितनी बात बताई जा रही सारी संसद रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिपरिषद के लिए मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी जो राष्ट्रपति अभिभाषण देती है ना, राष्ट्रपति खड़े होकर जो अभिभाषण देंगे वो राष्ट्रपति का विवेक नहीं है, राष्ट्रपति का भाषण मंत्रिपरिषद तैयार करती है। इसी बात के लिए हमारे यहाँ आरोप लगते हैं, सही बात क्या? इसी हम राष्ट्रपति के पद को लेकर हमेशा विवादों में तो घिरे रहते हैं कि राष्ट्रपति का पद, कि राष्ट्रपति का फिर नाम मात्र का पद क्यों? हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था, और ऐसी शासन व्यवस्था के अंदर जो पद हो ना, वो राष्ट्रपति का नहीं, प्रधानमंत्री को वास्तविक जो कार्यपालिका हो उसका वास्तविक प्रमुख पता कौन हो? प्रधानमंत्री। संविधान का अनुच्छेद 108 कई बार पेपर में पूछा हुआ है, आर्टिकल सीधा 108 सहित नाम देकर पूछा हुआ है। 108 के साथ संयुक्त बैठक का प्रावधान कर रखा है। इसका मतलब ये, हाँ इंपोर्टेंट, अनुच्छेद 108 के अनुसार कह रखा है राष्ट्रपति ना संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक का मतलब नहीं है सारे के सारे एक ही सदन में आकर बैठ जाएंगे, तुम अपने सदन में बैठो, ये अपने सदन में बैठेंगे, ठीक। कारण क्या है? किसी मुद्दे पर विवाद होगा, लोकसभा ने किसी बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं कर पाई, विवाद होगा, और वो बिल पास करवाना बहुत जरूरी है, सरकार चाह रही, मंत्रिपरिषद कहेगी राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति ना 108 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों बैठक, दोनों संसद जितने भी सदस्य हैं सबको एक साथ बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक का प्रावधान है। बस ये बात याद रहनी चाहिए, किसी मुद्दे बुला सकते हैं, बस एक बात याद रहनी चाहिए, मैं संयुक्त बैठक तब नहीं बुला सकते जब उन्हें हटाया जा रहा हो। नहीं समझे? अनुच्छेद 61 के अनुसार जब उन पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो वहां संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, नहीं तो बाकी हर विषय पर संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इतनी संविधान संशोधन विधेयक भी नहीं बुला सकते। दो, एक तो संविधान में जब संशोधन करा जा रहा हो तब नहीं बुला सकते, और दूसरे नंबर पर संयुक्त बैठक तब नहीं बुला सकते जब उनके खिलाफ उन्हें हटाया जा रहा हो, अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया उन पर अपनाई जा रही है। समझ में आया बात? ये संयुक्त बैठक बुलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, पता लग चुका है। ऊपर की कितनी लाइन तुम्हारे याद रहेगी जनरल तौर पर, जितनी लाइन तुम्हारे याद रहेगी ना, ये तुम्हारी मेमोरी को बता रहा, और यही तुम्हारे स्तर को बता रहा है। ऊपर से जितनी लाइन में तुम पढ़ाई हुई तुम्हारे याद रहेगी, बातें तो साधारण तरीके से याद रहेगी, कर्म वॉइस किसके तरीके से याद रहेगी, और कितना तुम एडॉप्ट कर पाते हो अपनी मेमोरी के अंदर, सारा इसी का खेल हो। जब भी कोई चीज तुम पढ़ने बैठे हो ना, और अच्छे तरीके से अपनी मेमोरी को डेवलप करने का, ये सबसे बेस्ट तरीका, कामयाबी का सबसे असली रास्ता हो। 5 पेज पढ़े, खुद से सवाल को शुरू कर दो, अब बता कितना याद है, पढ़ने में मन लगेगा, और सच में सक्सीज रेट बहुत हाई हो जाएगा। जो व्यक्ति ये 80 नंबर लाओ पेपरों में, देखिए छोटे छोटे पेपरों में 80 नंबर, उनकी रटने की कैपेबिलिटी ज्यादा हो, ये फंडा इस्तेमाल करते हैं। 5 पेज पढ़ेंगे ना, छठे पे जाने का नहीं, जब तक 5 याद नहीं होना है। पता लग चुका? चलो, एक हमारे पास ऊपर का, हमारे पास सबसे पहले 79 था। 79 के अंदर हम राष्ट्रपति की, उसमें क्या रखा है, राष्ट्रपति संसद का अंग होते हैं, ठीक। दूसरे नंबर पर 99 राष्ट्रपति हो गए शपथ दिलाते हैं लोकसभा के सदस्यों को, राज्यसभा के सभी सदस्यों को या मनोनीत। फिर 80 आया था कि जो 12 मनोनीत सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर? गृह मंत्रालय। समझ की बात है? उसके बाद 85 आया, 85 में संसद का सत्राउत करते हैं, सत्तावासन कर, लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। यही तो साधारण, और कुछ नहीं है। और वर्ष का पहला सत्र होगा जब कोई लोकसभा चुनाव आ गई, उस लोकसभा का पहला सत्र, लोकसभा आगे ना उसका प्रथम सत्र अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं, जरूरी उनके लिए, क्योंकि 87 के अंदर साफ साफ लिख दिया राष्ट्रपति अगर इस दिन यहाँ नहीं हुए, ठीक है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो नहीं होने की, लेकिन यूँ हो कि अनिवार्य रूप से संबोधित करना अनिवार्य, बहुत जरूरी। प्रोटेटम स्पीकर हर जगह नहीं काम करने। अनुच्छेद 118 ये पेपर में पूछा हुआ, 108 वाला भी कई बार पेपर में, संयुक्त बैठक का प्रावधान
108 के अंतर्गत कर रखा है। संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। 2 मुद्दों पर नहीं बुला सकते। जब से आप संविधान में संशोधन करने जा रहे हो, संविधान संशोधन विधेयक पर, और दूसरे नंबर पर हमारे पास धन विधेयक, धन विधेयक, अच्छा वित्त विधेयक की बात करें, वित्त विधेयक होगा ना जिन उन पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। वित्त विधेयकों पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। आगे भी पढ़ोगे घबराओ मत, ठीक। तो उसके बाद एक हमारा बता, जो महाबीपीओ की प्रक्रिया बनाई जा तब भी, यानी राष्ट्रपति को हटाया जाएगा तब भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अच्छा, अनुच्छेद हमारे पास है कौन सा? 118। इसके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष हुए, राज्यसभा के सभापति हो गए और संयुक्त बैठक के संदर्भ में नियम बनाते हैं। अनुच्छेद 118 में साफ साफ लिखा हुआ लोकसभा का अध्यक्ष बैठेगा, इनके साथ मिलेगा। लोकसभा का अध्यक्ष मैंने तुम्हें बताया ओम बिरला। लड़की का नाम क्या है? अंजलि। 2020 में यूपीएससी निकल लगा ना। हाँ, राज्यसभा के सभापति हो गए हमारे पास। ये संयुक्त बैठक के नियम बनाने का काम करते हैं। संयुक्त बैठक का अगर नियम बनाना हो तो कौन बनाते हैं हमारे पास? ये बनाते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष के साथ मिलेंगे, राज्यसभा के सभापति के साथ मिलेंगे, उपराष्ट्रपति, तीनों मिलकर बैठेंगे। अनुच्छेद 118 ने ताकत दी कि संयुक्त बैठक कैसे कैसे चलेगी, कितनी देर तक चलेगी, किस टाइम उनकी छुट्टी होगी, किन किन मुद्दों पर बात होगी, इसके लिए नियम बनाए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनी ऐसा लिखा हुआ। अच्छा, यूपीएससी में अगर सवाल पूछा कि संविधान के अंदर यह चीज परिभाषित कर रखी थी, वो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि कोई भी चीज संविधान के अंदर गहन तरीके से सोचो, ऐसे लिख रहा कर लो स्थानीय स्तर पर ये बदलाव किया गया था पुलिस व्यवस्था में। संविधान वालों को इतना टाइम था लिखते? संविधान में जितनी बात लिखी गई मोटे मोटे तौर पर लिखी गई सारी बातें, उन्हीं को पढ़कर अधिनियम या कानून बनाए गए। ये क्योंकि मेन कानून है जो इसके अंदर लिखा हुआ ना, मेन कानून ये हो, इनकी एक आधार बेस है सभी कानूनों का। समझ में आई? सबसे बड़े कानून है, क्योंकि छोटी बहुत बारीक बात नहीं ले सकते। तो अपना जब भी पॉलिटी का सवाल उठाओ और तो इन बहुत बारीक कितने बातों को देखना। वैसे मैं तुम्हें दो चार दिन के बाद ना 1 तारीख के बाद सारे पेपर सोल्व भी करवाने वाला यूपीएससी के। उससे तुम्हारे जितना पीवाईक्यू सोल्व करवा दूंगा ना, तो तुम्हारी गति रफ्तार पकड़ लोगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। हटा दो 108 बोल गए, क्या है? और 118 संयुक्त बैठक के लिए नियम बनाएंगे। 108, 102 आएगा हमारे पास। संसद के सदस्य यदि लाभ के पद पर हो, अनुच्छेद 102 के अनुसार संसद के सदस्य यदि लाभ के पद पर हो, दिवालिया हो, विकृत हो या भारत का नागरिक नहीं होने पर राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर इनकी सदस्यता रद्द कर सकते। कितनी बड़ी बात है। राष्ट्रपति के पास संसद की बात चल रही है, यहाँ से संसद के अंदर लोकसभा की भी बात चल रही और राज्यसभा की भी बात चल रही, और लोकसभा के अंदर जितने भी सदस्य है ना, अगर उन्हें पता लग चुका है ये व्यक्ति दिवालिया होगा, दिवालिया होने का मतलब है इस पर सरकार का बहुत सारा कर्जा था, अब कर्जा था इसके, सरकार ने बहुत सारा कर्जा ले रखा था इसने, और ये व्यक्ति के पास अब कुछ भी नहीं बचा और ये व्यक्ति बहुत कर्जा था। अगर राष्ट्रपति चुनाव आयोग से शिकायत करके इनकी सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं। इंपोर्टेंट पावर इनके पास। देख लो, चुनाव आयोग की सलाह पर चुनाव आयोग सलाह देगा और राष्ट्रपति से चुनाव आयोग के कहने पर इनकी सदस्यता रद्द करी जाएगी। कैसे? विकृत चित्त हो, विकृत चित्त का मतलब मानसिक रूप से रोगी हो। यह लड़की सांसद बना दिया और सांसद बनकर लोकसभा के अंदर बैठकर वहाँ अपने आप में कर दी हूँ हाँ, इसे कहेंगे मानसिक विकृत हो चुकी है। ठीक है, इसकी शिकायत करी जाएगी चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग फिर सलाह देगा राष्ट्रपति को, फिर इसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। भारत का नागरिक नहीं होने पर राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर इसकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं। ऊपर 108 पढ़ाया था, क्या था उसमें? उसके बाद 118 पढ़ाया। 102 में क्या बताया मैंने तुम्हें? संसद का सदस्य दिवालिया होगा, राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सदस्यता रद्द कर सकते हैं। इंपोर्टेंट बात पहले बता दो तुम्हें, अगर कोई व्यक्ति एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहा है तो हमारे यहाँ एक 10वीं अनुसूची काम कर रहा है। दल बदल का दोनों 1985 बना था, 1952 में संविधान संशोधन करा था, 1985 में दल बदल कानून बनाया गया था हमने, और दल बदल कानून में यही बात कही गई थी कि जो हो उसमें जो संबंधित सदन होगा उसका फैसला सर्वोच्च होगा, उसका फैसला सबसे सुप्रीम माना जाएगा। उसी के बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, उससे पहले नहीं दी जा सकती। लेकिन राष्ट्रपति का दल बदल तो कोई लेना नहीं है, तो इस पार्टी तो उस पार्टी में कूद के भागो, इस पार्टी तो उस पार्टी में कूद के भागो। पहले इस बात को लिखवा देगा, ऐसे सवाल ही पूछ ले जा। दल बदल के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास संसद के सदस्यों को रद्द करने की शक्ति नहीं है। जो थोड़ा ये बीजेपी के पार्टी के लोग कूद कर कांग्रेस की पार्टी में चले जाए,
राष्ट्रपति उनकी सदस्यता रद्द कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तो दल बदल कानून हो जाएगा ना। तो यहाँ दल बदल कानून लगागा, जो संबंधित सदन होगा, जिस सदन में तो खुद का सदस्य दूसरी पार्टी में गए, उसी सदन का जो अध्यक्ष होगा वो कार्रवाई करेगा। सही बात है। ये 10वीं अनुसूची थी। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 52वें सिद्धांत से। 85 में जोड़ी गई थी राजीव गांधी की सरकार में। समझ में आई बात है? चलो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार यदि राज्य का गठन करना हो, नए राज्य का गठन करना हो, उसके नाम में बदलाव करना हो, उसकी सीमा में बदलाव करना हो, तो ये समझ जाओ, जो संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में रखा जाता है। बिना राष्ट्रपति की तब जानकारी पहले राष्ट्रपति दिखाना पड़ेगा, आप इस राज्य का नाम बदलाव करना चाह रहे हैं, इस राज्य की सीमा में बदलाव करना चाह रहे हैं। यह बात अनुच्छेद 3 में भी लिखी हुई, यानी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पहले रहनी पड़ेगी। तुम उत्तराखंड का नाम, हमने उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड करा था, सही बात है। एपीजे अब्दुल कलाम की थे उस टाइम पर राष्ट्रपति, याद है तुम्हें? एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे उस टाइम पर। एपीजे अब्दुल कलाम को पहले ही बताया था कि देखो जी, हम उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड करना चाह रहे हैं। समझ बात है? उत्तरांचल का नाम क्या करना चाह रहे? उत्तराखंड करना चाह रहे। और उन्हें बताना, उनकी पूर्वानुमति ली गई थी, और फिर उनके आधार पर फिर आगे पेश करा गया था संसद के अंदर, तब रखा गया था बिल को। बिल लोकसभा में कोई मंत्री भी लोकसभा के अंदर बिल ही तभी लेकर आएगा जब उन्हें दिखागा हम इस राज्य का नाम बदलाव करना चाह रहे, इसकी सीमा में बदलाव करना चाह रहे, लिखा हुआ ना। नए राज्य का गठन करना हो, उत्तराखंड बनाना हो, तब भी सही बात है। नए राज्य का गठन करना हो, सीमा परिवर्तन करना हो, विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति संसद में रखा जाता है, तब संसद के अंदर आ गया हो। फिर संसद के अंदर जितने 544 बनते हैं ना लोकसभा के अंदर, सबके पास एक कॉपी जावा उनकी, सब एक को बोलने का मौका मिलता उस बिल पर। समझने की बात है। कुछ लोग उससे सहमत होते हैं, कुछ असहमत होते हैं। अगर 2/3 सदस्य, अगर उस बिल पर जो ज्यादा सदस्य सहमत हो जाए, आधे से अधिक, तो बिल पास हो जाएगा। अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब में मेजोरिटी का। समझ में आई बात है। एक का बंदा बिल पर बैठ बहस करता। अभी वक्फ बिल बोर्ड आया था, वक्फ बोर्ड वाला बिल आया था, उस पर बोलने का सभी को मौका मिला था। और ये कितना मौका मिलेगा, ये संविधान के अंदर नहीं लिखा। इसके लिए कार्य आवंटन के नियम बने जाते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं मिलेगा। राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष और जो राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर कार्य आवंटन के नियम बनाते हैं संसद के अंदर, कि संसद के अंदर किस व्यक्ति को किसे किसे बोलने कितना मौका दिया जाएगा। इस संसद की नियम कार्य प्रणाली के अंदर लिखा हुआ। समझ की बात है। सारी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखी हुई, उसके आधार पर फिर नियम बनाने का ठेका दे रखा है वहाँ के अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को, और यहाँ के जो राज्यसभा के अध्यक्ष हो उन्हें। ठीक, सीमा में परिवर्तन करना हो, ठीक है, यहाँ तो पता लग चुका। 225 भी आ गया, 55 है ना। 55 के अनुसार यदि कोई विधेयक संसद में पास होकर राष्ट्रपति के पास चला जाता है, संसद में पास हुआ, लोकसभा में पास कर दिया गया, राज्यसभा में पास कर दिया गया, और राष्ट्रपति के पास चला गया, उस पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति नहीं दी गई, राष्ट्रपति नहीं दी गई, तब वह विधेयक वैध माना जाता है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति नहीं दी गई, तब भी वो वैध माना जाएगा। ऊपर क्या रखा? पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन क्या रखा? हाँ, कि कोई विधेयक संसद में पास होकर, मान लो इनिशियली हमने कोई पास कर दिया इस तरह कर, ठीक, कोई विधेयक संसद में पास होकर, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, वो विधेयक ऐसा नहीं होना चाहिए कि राज्य के नाम में बदलाव करना चाह रहे हो तुम, राज्य की सीमा में बदलाव करना चाह रहे हो, उसमें तो पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी विधेयक हो, अगर वो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, अब पास होने करने के बाद ना, ठीक, उस पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति नहीं ली गई, तब भी वह विधेयक वैध माना जाएगा, इनवैलिड नहीं हुआ, कानून बनेगा, बस राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने पड़ेंगे इस पर। 255 में लिखी हुई बात यह समझते चलो। आगे आगे जटिल होता चला जाएगा, और अच्छे अच्छे पहलू समझोगे तुम, ठीक है, दूसरों से अलग होते चले जाओगे। आर्टिकल याद भी रहना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी बातें याद रहनी चाहिए कि हाँ, अच्छा, राज्य के नाम में बदलाव करना हो, सीमा में बदलाव करना हो, तो इसका मतलब राज्य का नाम परिवर्तित करना हो तो राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेनी पड़ती है। यह भी बात तो संसद से संबंधित, बिल विधेयक से संबंधित जो बात होगी ना, वो विधायी से संबंधित होगी, और विधायी से संबंधित शक्तियाँ होगी। आर्टिकल याद रहा या ना, बातें तो याद रहेगी। समझ में आई बात है। 111 में राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, पावर राष्ट्रपति के पास। धन विधेयक क्यों नहीं लौटा सकते भाई? धन विधेयक जनता का पैसा, और जो जनता का पैसा है ना, वो लोकसभा बेवकूफ नहीं है, 543 सदस्य, ये अगर धन विधेयक को भी, क्योंकि धन ही नहीं निकाल लोगे तो फिर होगा क्या? जब धन विधेयक पास होगा, क्योंकि सरकार को चाहिए धन, और उसके लिए भी सरकार को बिल पास करवाना पड़ा संसद के अंदर, जब तो सरकार संसद काम करेगी तो उस लोकसभा के अंदर, लोकसभा में पास होगा, और जब लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा तो अनुमति देना अनिवार्य है, ये बिल्कुल। फिर किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति उस धन विधेयक को रोक नहीं सकते बिल्कुल भी। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि पैसा जनता का,
और वो लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक माना जा। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर यूँ समझ लो उस राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। अच्छी बात तो यही होगी ना, तभी जो जनता का कल्याण होगा। फिर वेलफेयर स्कीम कैसे चले जाएगी, सरकार से कैसे कैसे चलाएगी तुम्हारे परियोजनाएं। तो बहुत जरूरी, राष्ट्रपति धन विधेयक को कभी भी नहीं लौटा सकते, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते धन विधेयक को। धन विधेयक वित्त विधेयक क्या है, इन पर तो पक्का सवाल आता है, आगे चर्चा करेंगे बहुत तमीज सोच में। अब मैं तुम्हें जो ना लक्ष्मीकांत उसके चैप्टर पढ़ने दूंगा, 2-3 चैप्टर, 2 चैप्टर, एक तो पार्लियामेंट का पूरा चैप्टर उसका पढ़ना तुम्हें, ठीक है, और राष्ट्रपति का भी पूरा चैप्टर उससे रीडिंग मारनी है। समझ में आएगी बात यह, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ राष्ट्रपति वाला होगा, संसद वाला होगा, इन दोनों पर गहरी समझ होनी चाहिए। 5 सवाल आने कम से कम यहाँ थी, ठीक है। राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयकों को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ले जाओ उसे उठाकर। विधेयकों पर स्वीकृति के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास कोई समय सीमा नहीं है। पूछा गया ना तुमसे, मान लो लोकसभा में कोई बिल पास होगा, राज्यसभा में कोई बिल पास होगा, राष्ट्रपति के पास चला गया, कितने दिन में साइन करेंगे, इस बात को हम कह नहीं सकते। 10 दिन में, 5 दिन में, 50 दिन में, उनके पास कोई समय सीमा नहीं है, याद रखनी बात है। तो फिर क्या उनके पास ना शक्ति कुछ, और जो शक्ति है ना उन्हें हम वीटो पावर बोलते हैं, और वे वीटो पावर पेपर में कई बार पूछी हुई। समझ की बात है, और समझने का प्रयास करते हैं। कोई समय सीमा नहीं है, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक, धन विधेयक को छोड़, धन विधेयक छोड़ दो बस, जब राष्ट्रपति की स्वीकृति के हेतु आता है, राष्ट्रपति के पास वो बिल आएगा, अब राष्ट्रपति बैठे हुए, राष्ट्रपति के पास पता क्या दिमाग में क्या चल रहा हो, तो राष्ट्रपति के पास कई सारे ऑप्शन है। पहला, स्वीकृति देते कानून बन जाएगा, साइन करे कानून बन जाएगा, एक तरीका हो सके। स्वीकृति देने से इनकार कर सकते हैं, यस, देने से इनकार कर सकते हैं, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। न तो स्वीकृति देते हैं, न स्वीकृति देने से इनकार करते हैं, ऐसे भी हो सकता है। न तो स्वीकृति देते हैं और न ही इनकार करते हैं, अपने पास रख लिया, कुछ बोल ही नहीं रहे, ऐसे भी हो जाए। द्रौपदी मुर्मू ने 3-4 दिन में साइन करे। अभी जो वक्त बिल आया था कुछ दिन पहले की बात है, तो लोगों को लग रहा है गड़बड़ होगा मामला, सरकार को लग रहा है कि मामला गड़बड़ होगा, लेकिन नहीं है। के आर नारायण थोड़ा ये तो भाई मोदी जी के द्वारा बनाए गए राष्ट्रपति है। यदि संसद किसी भी विधेयक को पुनर्विचार करके राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होती है। पहले मान लो अगर द्रौपदी मुर्मू अभी जो वर्तमान समय की राष्ट्रपति है, ये वक्फ बिल आया, जो उस वक्फ बिल का मतलब जानते हो तुम क्या हो? वक्फ बिल का मतलब है जितने भी ये हमारे पास मस्जिद वाले लोग थे उनके पास एक वक्फ बोर्ड बनाया गया था, और वक्फ बोर्ड पर कई साल का आरोप लग रहे थे ये आसपास मुस्लिमों की जमीन हड़प लेता, और उसके अंदर ना वक्फ बोर्ड के अंदर ना तो कोई महिला सदस्य आती, ना कोई हिंदू सदस्य आता, और उनका फैसला हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो सरकार ने तो बहुत काफ़ी बड़े बदलाव करे, और बदलाव करके ये कर दिया कुछ, उसमें बाहर के लोगों को भी परमिशन दे दी, सरकार के लोगों को भी, और दूसरा ये भी कर दिया गया कि जो इनके फैसले को, जो वक्फ बोर्ड का फैसला था उसको कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है। अब कोई आसपास मस्जिदों के आसपास जो जमीन पड़ी रहा, उसको कोई हड़पने का प्रयास नहीं करने का, ऐसा सरकार का दावा। वो अलग अलग चीज़ हो सकता है, शॉर्टकट में बताया मैंने तुम्हें। मान लेते हैं, चलो ध्यान तो सुनो अच्छे तरीके से। यदि संसद किसी विधेयक को पुनर्विचार करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देनी होती है। तो वक्फ बोर्ड को अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वापस भेज देती, द्रौपदी मुर्मू वापस भेज देती, फिर लोकसभा के पास होता, फिर राज्यसभा के पास होता, फिर दोबारा फिर राष्ट्रपति के पास आता, तो राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने होते। क्यों? अगर 543 बंदे मतलब पूरा भारत, हम भारत की जनता ने उन्हें चुन के भेजा, इसका मतलब राष्ट्रपति जनता का अपमान नहीं कर सकते। समझ में ये बात है, और यही लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छी बात मानी जाती है। समझ में आई बात है। 24वां संविधान संशोधन करा गया था, इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रपति की इसी बात को भी बदल दिया था। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देंगे। ये 24वें संविधान संशोधन, इसलिए इंदिरा गांधी पर कई बार आरोप लगाया, इसने जो हो लोकतंत्र की हत्या करी, कई बार आरोप लगाया। ऐसे बदलाव करे इन्होंने, बहुत कठोर बदलाव करे, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में अनुच्छेद 368 के तहत जब भी संविधान संशोधन की बात आ गई तो आप राष्ट्रपतियों चुपचाप हस्ताक्षर कर दियो, पुनर्विचार का कोई चक्कर नहीं है। 24वां संविधान संशोधन 1971 अनुच्छेद 368 के तहत जो राष्ट्र संविधान संशोधन करे जाएंगे। संविधान संशोधन क्या हो, पिछली क्लास में तमीज से समझाया मैंने। वैश्विक स्तर पर राष्ट्रपति के पास 4 प्रकार के वीटो पाए जाए। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के वीटो? 3 प्रकार के वीटो, 3 प्रकार के वीटो याद रखना। लेकिन जो दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर राष्ट्रपति हो उनके पास 4 प्रकार के वीटो हो, और 4 प्रकार के वीटो को आज तुम्हें समझना। अब फिर इनमें से देखना भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा
समझ नहीं बात है। और इन तीनों में तो पेपर में पक्का सवाल पूछेगा कौन सा वीटो कब इस्तेमाल करें। वीटो का मतलब को बिल आया राष्ट्रपति के पास, अपनी जेब में रख लिया या वापस लौट आ रहा, कितने तरीके उसके पास, नहीं लौट आ रहा। डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह जी है, डाक विधेयक आया था उनके पास, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया। ऐसे राष्ट्रपति ऐसे राष्ट्रपति अपनी जेब में रख लिया, उन्होंने जेबी वीटो का इस्तेमाल कर दिया था। अब उसको आज तक स्वीकृति नहीं दी थी, मना कर दिया साहब। क्या था उस बिल के अंदर, बात करें। वैश्विक स्तर पर जो राष्ट्रपति का पद हमारे यहाँ तो है ही, अमेरिका में भी तो है, ब्रिटेन में भी तो है राष्ट्रपति का पद। ठीक, 4 प्रकार के वीटो हैं। वीटो है निषेधाधिकार, निषेधाधिकार, निषेध कर दिया, मना कर दिया। ये वीटो शक्ति, पावर, क्या पावर, राष्ट्रपति के पास पावर है, किससे संबंधित है, जो बिल राष्ट्रपति के पास आया उससे रिलेटेड है। अब उस पर बात करेंगे, उस कैसी कैसी शक्ति है, क्योंकि वो शक्ति उनके पास खुद नहीं है, संविधान वालों ने जिन्होंने संविधान बनाया ये लिख कर दी, ये शक्ति तुम्हारे पास होगी इस बिल से संबंधित। आ जाओ, पहली वीटो पावर एब्सोल्यूट वीटो को बोलते हैं, पहले वाले को एब्सोल्यूट वीटो, इसे पूर्ण वीटो भी कहते हैं, ये इस अत्यंतिक निषेधाधिकार भी कहते हैं। तीनों नाम याद करने, एब्सोल्यूट वीटो, पूर्ण वीटो, अत्यंतिक निषेधाधिकार, पक्का याद होगा। पहला, यदि व्यवस्थापिका, जब भी मैं व्यवस्थापिका की बात करता हूं तो समझ जाओ इसका मतलब विधायपालिका की बात चल रही है। किसकी, देखते हैं फिर 10 लाइन सुनूंगा, तुम ध्यान तो सुनना चाहिए था। अगर 10 लाइन याद नहीं आना सुनो तो कोई फायदा नहीं है इसका, समझ में एक बात है, अभी तो समझ लो। और ये वीटो तो पक्का 100% सुनूंगा। पहले वीटो का नाम अत्यंतिक वीटो, पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। ये राष्ट्रपति के पास पावर दी गई, शक्ति दी, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। वैश्विक स्तर पर 4 प्रकार के वीटो पाएगा, चारों पढ़ लेंगे, इस मतलब वो देख लेंगे कौन सा भारत के राष्ट्रपति के पास है। समझना ही बात है, कौन सी शक्ति। एब्सोल्यूट वीटो क्या हो, अत्यंतिक वीटो बोलते हैं, अत्यंतिक निषेधाधिकार बोलते हैं। व्यवस्था विधायपालिका ना, विधायपालिका की जब भी मैं बात करूँ, लोकसभा की बात कर रहा हूँ और राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, इन दोनों ने कोई विधेयक को पास करके भेज दिया, पारित कर दिया इन्होंने। और वो पारित होने के बाद में जो विधेयक पारित होने के बाद वो विधेयक बन चुका है, और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दिए जाने से इनकार कर और वह विधेयक समाप्त हो जाता है। यस, इंपॉर्टेंट बात है। अगर लोकसभा ने कोई बिल पारित कर दिया, राज्यसभा ने बिल पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने उस पर इनकार कर दिया तो लोग पता क्या कहेंगे मीडिया में, राष्ट्रपति ने पूर्ण वीटो का इस्तेमाल किया, राष्ट्रपति ने। अब सवाल है, क्या ये भारत के राष्ट्रपति के पास है? आपने कहा वैश्विक स्तर पर 4 प्रकार के वीटो हो, क्या ऐसी व्यवस्था एब्सोल्यूट वीटो, अत्यंतिक निषेधाधिकार या पूर्ण वीटो क्या भारत के राष्ट्रपति के पास है? इसी चीज को लेकर डिबेट देखें, ठीक। ओह, देखते हैं है नहीं है, इतनी ताकत है नहीं राष्ट्रपति के पास। तुम्हें क्या लग रहा होगा, नहीं होगा भारत के राष्ट्रपति के पास है? किसी किसी लग रहा है, एक भी लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है? ये नुगारी मुझे समझ में नहीं आया क्या है। तुम्हें लग रहा है तो क्या लिख रहा है? ये वाला, अच्छा। क्वालिफाइड वीटो इसे हम विशेषित निषेधाधिकार कहते हैं। पहले वाले का नाम बताया था मैंने, एब्सोल्यूट या अत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो। अच्छा, क्या हो उसमें, विधायपालिका व्यवस्थापिका ने कोई बिल पास करके भेज दिया, पास करने के बाद वो लोग राष्ट्रपति इनकार कर सकते हैं, साइन नहीं करते, मना कर दिया इसको। इसका मतलब लोग क्या कहेंगे, कौन से वीटो का इस्तेमाल कर दिया राष्ट्रपति। अब इसी बात पर डिबेट है, क्या ये वाला वीटो, अत्यंतिक वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास है क्या? सर्च करो, बताओ, जाओ, मौका दिया, एक टुकड़ा खा लेते ना। सुनो, तो भारत के राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट वीटो है, हाँ, जो नहीं है बस क्वालिफाइड वीटो। समझ में बात क्या, बाकी तीनों वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास मौजूद है। अच्छा, इस वीटो में क्या ये भी समझ लो, विशेषित निषेधाधिकार, इसे भी समझ लो, विशेषित निषेधाधिकार, क्वालिफाइड वीटो। यदि व्यवस्थापिका द्वारा कोई विधेयक 2/3 बहुमत से
पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देनी होती है, लेकिन भारत के अंदर है नहीं। समझ आई बात यार? ठीक, इसे छोड़ दो, इस वाले को पढ़ा दो, तीसरे नंबर में। इस कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो। पेपर में आया हुआ, याद रखना, पूछ लगा। व्यवस्थापिका ने कोई बिल पास कर दिया, व्यवस्थापिका द्वारा पारित करके विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। मैंने कहा ना राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति इसे इस्तेमाल करते रहते हैं। जो हमारे KR नारायण थे, उन्होंने इसका इस्तेमाल कर दिया था, 2 बार बिल को पुनर्विचार के लिए भेजा था। यदि व्यवस्थापिका इसे साधारण बहुमत से पास करके वापस भेज दिए, दोबारा फिर वापस भेज दिया, तो राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। ये सस्पेंसिव वीटो था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चाहते तो वक्फ बोर्ड पर सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल कर सकती थी। सब लोगों को लग रहा था, मीडिया में न्यूज़ भी आ गई थी, शायद सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल करने वाली राष्ट्रपति, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। समझ में आई बात है? सस्पेंसिव वीटो समझ में आया? एब्सोल्यूट वीटो समझ में आया? एब्सोल्यूट वीटो को पूर्ण वीटो भी कहते हैं, आत्यंतिक वीटो भी कहते हैं। राष्ट्रपति बिल को अनुमति देने से इनकार कर सकते हैं, हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते हैं। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल डॉक्टर ज्ञानी जैन सिंह ने करा था। व्यवस्थापिका द्वारा बिल पास करके भेज दिया गया, न तो उस पर हाँ कर रहे ना कर रहे, अपनी जेब के अंदर रख लिया। और सच में जेब में रखना मतलब घर घर में रख रखा होगा, ये 24 घंटे जेब में थोड़ा घूमोगे, इतने सारे पन्ने, एक बिल के अंदर इतने सारे पन्ने, 20-20, 30-30 पन्ने जेब में। मैंने मजाक नहीं कर रहा है। शुरू में मैंने 2017 में पढ़ाना रहा पॉलिटी। हाँ, अगले मैंने पूछा ये संतर सांग के लड़के पढ़ाना मतलब, मैंने कहा बताओ, मैंने कहा इन्हें पॉकेट वीटो अपनी जेब में रख लिया। अरे वो सर पता क्या कर खड़े हो? अरे भाई जी ने नहीं कहा था जेब में रख को घूमो। जेब का मतलब वो थोड़ा ही है, जेब का मतलब मौन हो जाना उस बिल पर। जेबी ये जो वॉच पर ना पॉकेट वीटो व्यवस्था भी तो इनका करा किसने इस्तेमाल? हाँ, उसका इस्तेमाल भी हो चुका है सस्पेंसिव वीटो का हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ जेबी वीटो का इस्तेमाल भी हो चुका, लेकिन आज तक किसी ने एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल नहीं करा, पूर्ण वीटो का। किसी की तो हिम्मत ही नहीं होती। देखते हैं ऐसा कौन सा राष्ट्रपति, मुझे तो थेरेपी उम्मीद है। और उम्मीदें क्या देखो, क्वालिफाइड वीटो देखो, इसमें से क्वालिफाइड वीटो को छोड़कर तीनों वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तीनों वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। डॉक्टर ज्ञानी जैन सिंह ने 1886 में भारतीय डाकघर विधेयक, ये विधेयक का नाम इनके पास पहुंचा था, पर पॉकेट वीटो इस्तेमाल किया था, अनुमति दी थी। 1986 की बात है। ऐसे हो राष्ट्रपति। इंपोर्टेंट बात, राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने वर्ष 2006 में लाभ के पद के संदर्भ में संसद द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए भेजा था सस्पेंसिव वीटो। अब देखो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जब भी तो उनका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। समझ में आई बात है? अगर तुम्हें किसी से इंस्पायर होना ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से इंस्पायर हो सकती है। वाह क्या स्टोरी यार इनकी यार, कितनी की लाइफ में कितना संघर्ष है। मिसाइल मैन खाजान। 123 सबसे इंपॉर्टेंट बात, 123 वाला आएगा ऑर्डिनेंस है, यो भारत के लोकतंत्र की हत्या। आ जाओ, आर्टिकल 123 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति विधायी शक्तियों का उल्लेख है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का उल्लेख है। क्या क्या रखा है? इस संदर्भ में निम्न तथ्य है, ये समझ लो। पहले ये सारी बातें याद रखनी। संसद का सत्र नहीं होने पर राष्ट्रपति सत्रावसन या श्रांतिकाल, इसे श्रांतिकाल कहते हैं। सत्रावसन हो चुका है, श्रांतिकाल हो चुका है। राष्ट्रपति क्या जारी कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यही तो भारत के लोकतंत्र की हत्या मानने जा। लोकसभा भी नहीं चल रही, राज्यसभा भी नहीं चल रही, और इन्हें पता क्या करना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव करना चाह रहे हैं। फिर लोकसभा में 543 बंदों तो लड़ना पड़ेगा, एक पास कॉपी जाके सबकी मैं बोल लूँगी, और उनकी फिर बात मीडिया में जाएगी, और सरकार की फिर किरकिरी होगी। सही बात है। फिर बात राज्यसभा में जाएगी, वहाँ भी धारदार बंदे बैठे हुए जिनकी जुबान खतरनाक हो, सरकार की फिर वहाँ किरकिरी होगी। सरकार ने पता क्या सोचा है? अच्छा राष्ट्रपति तो अपने है ही, तो एक काम करते हैं, एक काम करो, राष्ट्रपति को फोन करके बिल अपना भी बना लिया, कैबिनेट में बैठ कर, अपनी कैबिनेट मीटिंग होना उनकी, बैठ कर बना लिया बिल, तैयार करके राष्ट्रपति पर साइन करवा दिए। ठीक है, ऐसा हुआ। हाँ, इस सरकार ने बहुत काम करा इस तरह, दिल्ली वाला। और दिल्ली में जो सारी पावर थी ना मुख्यमंत्री की, वो LG के पास चली गई। जो हाँ दिल्ली का LG काम करा, सही बात, उसकी पावर चली गई सारी सारी। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया,
कि लोकतंत्र की हत्या है, इन्होंने फिर बिल पास करवा कर, फिर साइन करवा कर, फिर सारी पावर उसके पास चली गई। इतनी बदतमीज आदमी बताओ। और इंदिरा गांधी इस मामले में पहले नंबर पर थी, वो क्या कम थी? ठीक, यह राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति पता किसकी सिफारिश पर काम कर रहा है? मंत्री परिषद की सिफारिश पर जारी किया जाता है। ऑर्डिनेंस जारी कर रहा है मंत्री परिषद की सिफारिश पर। सब मंत्री परिषद का खेल है। अध्यादेश का महत्व वही होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है। लेकिन यो ना अम्बेडकर ने यो अनुच्छेद क्यों डाला था इसके अंदर? इसलिए डाला था, कल को देश के अंदर आपदा जैसी स्थिति आ जाए, जैसे कोरोना आ गया, तो सारे लोग थोड़ा संसद में चले जाएंगे या लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर चले जाएंगे। तो अम्बेडकर को भी पता था भविष्य में जाकर कभी ऐसी आपदा आ जा, कभी ना घर में रहना पड़े, तो कानून बनाना पड़ जाए, तो कानून फिर ऐसे बनाया जाएगा अनुच्छेद 123 तक। लेकिन सरकारों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इसलिए बार बार अध्यादेश जारी करना भारतीय लोकतंत्र की हत्या करने जैसा हो। सही बात है। इसलिए सरकार को जब भी सरकार अध्यादेश जारी कर दे ना, तो समझ जाओ सरकार की फिर वाट लग जा। मीडिया वाले, अब तो मीडिया भी इनका ही है, मीडिया वाले पत्रकार, अच्छे अच्छे पत्रकार इनके पीछे हाथ धो के पड़ जा। ठीक, नई नई डॉक्यूमेंट्री बनाओ फिर इनके ऊपर। अध्यादेश का महत्व वही होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है। अध्यादेश उन्हीं विषयों पर जारी किया जाता है जिन विषयों पर संसद विधि बनाने की शक्ति है। जिन विषयों पर सरकार कानून बना सकती है उन पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 13(3) में पता क्या लिखा हुआ? पता क्या लिखा हुआ? अध्यादेश भी विधि के अंतर्गत आता है। अध्यादेश भी विधि के अंतर्गत आता है। आप अध्यादेश को यूं नहीं कह सकते, तो एक टेम्परेरी कानून है। ठीक, इसे भी विधि का पार्ट बना रखा है कानून को। कानून एक प्रकार का है और इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अध्यादेश को भी। कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य 1994, एक केस बताता हूँ तुम्हें। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 213 के पास देखो, तीन के बीच में ये हमारे पास दो आगे कर दो उठा। देखो 123 के तहत तो राष्ट्रपति की पावर केंद्र स्तर पर, संघ सरकार में, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन राज्यों के अंदर भी राज्यपाल के पास ऐसी पावर है 213 के तहत, बिना विधानसभा चलाए जो बिल पास करवा दो, कानून बनवा दो। सही बात, ये हमारे पास राज्यपाल के पास ऐसी पावर है। इस केस को देखते हैं। केस आया क्या? बता ना, केस डिस्कस नहीं कर रहा। अनुच्छेद 123, इसमें क्या कहा गया पता क्या कहा? यह स्पष्ट उल्लेखित अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह होती है। 6 सप्ताह का, तो 6 सप्ताह तक जारी रहेगा। 6 सप्ताह जो अध्यादेश उन्होंने पारित करवाया 6 सप्ताह तक जारी रहेगा। अब जोड़ लो 6 सप्ताह मतलब एक 3-4 महीने, 3-4 महीने, 6 सप्ताह या 2-3 महीने। यह अवधि संसद के अगले सत्र से प्रारंभ होगी। जो आने वाला सत्र होगा उससे प्रारंभ होगी, जो आने वाला उससे 6 सप्ताह चलेगी। अध्यादेश 3 तरीकों से समाप्त हो सकता है। अब अध्यादेश जो लाया गया उसे समाप्त करना, तो कैसे समाप्त होगा? राष्ट्रपति इसे वापस ले ले, राष्ट्रपति ने साइन करे थे, उस बिल को वापस ले ले। एक तरीके से पूछा जा सका तुमसे, जो अध्यादेश पारित करके भेज दिया गया। निर्धारित अवधि में संसद से स्वीकृति नहीं लेना, क्योंकि अगर उस अध्यादेश को संसद से स्वीकृति नहीं मिली, लोकसभा राज्यसभा जब भी चलेगी उसके अंदर लोगों की अनुमति चाहिए, उनकी, वो लोग उनके पक्ष में चाहिए, नहीं होने उनके पक्ष में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मोदी के पास आराम तो कुछ भी करवा लेते, उनके पास तो लोकसभा में राज्यसभा में बहुमत था, जब संसद चलेगी जब बिल पास करवा लें क्या दिक्कत होगी? तो ऑर्डिनेंस लाना उनके लिए बहुत आसान था। निर्धारित अवधि में संसद में स्वीकृति नहीं लेना, तो इसे समझाओ अपना ऑर्डिनेंस संसद द्वारा स्वयं से स्वीकृत कर देना। संसद खुद भी मना कर सकती है, भाई ऐसा हो सकता। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह 6 सप्ताह हो सकती है। आप एक अध्यादेश लेकर आए, उसमें जो बात लिखी हुई उसके आधार पर, लोकसभा नहीं चल रही तक की, आप उस कानून को चला सको 6 महीने तक। 6 महीने बाद फिर घूम कर 6 महीने इनवैलिड हो जाएगा। 6 महीने बाद वो उसे लेकर आना पड़ेगा लोकसभा में, और वो लोकसभा में पास होगी उस पर बहस, जो फिर राज्यसभा में लेकर करवाओ उस पर बहस, फिर करवाओ राष्ट्रपति के साइन। समझ में आई बात है? जा, एक ही विषय पर अध्यादेश कितनी भी बार जारी किया जा सकता है। एक ही विषय पर आप कितनी भी बार अध्यादेश जारी कर सकते। दिल्ली वाला ने देखा मामला, डीसी वगवा बनाम भारत संघ 1988, ठीक, इसमें कितनी बार जारी कर सकते हैं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार बार अध्यादेश जारी करना भारतीय शासन व्यवस्था के प्रतिकूल है, साफ मना कर दिया। डीसी वगवा बनाम भारत संघ 1988। अगर आप ऐसे केस के नाम भी याद रखो तो आप उच्च स्तर पर चले जाते हो। जब भी आप ऑर्डिनेंस की बात करोगे, कहीं भी लिखने का मौका मिल जाए, बोलने का मौका मिला, तो इस केस को जिक्र करते हुए बात करो। डीसी वगवा बनाम भारत संघ 1986 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बार बार अध्यादेश जारी करना भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था के प्रतिकूल है।
अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र की हत्या मेरे हिसाब से तो है। पीटी 2012 में लिखा है ना सवाल। अब एक इम्पोर्टेंट बात, राष्ट्रपति वित्त आयोग, वित्त आयोग हमारे पास, फाइनेंस कमीशन हो हमारे पास, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा हमारे पास, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होगा, कल भी बताए थे मैंने तुम्हें सारे, राष्ट्रीय महिला आयोग होगा, अल्पसंख्यक आयोग होगा, क्या होगा, कि वार्षिक प्रतिवेदन को संसद में रखवाने का काम करते हैं। राष्ट्रपति के पास इतनी पावर भी है, इसकी भी खुद की रिपोर्ट आ गई। यो आयोग क्यों बनाया गया इसकी, क्योंकि 55 साल के लिए बनाया जाए वित्त आयोग। इन्हीं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, ये भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इनकी सबकी रिपोर्ट, जितने भी आयोग बनाए गए, इनकी रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाना, ताकि पता चल सके देश के अंदर हो क्या रहा। सही बात है, संसद के पटल पर रखवाना, संसद में सभी सदस्यों के पास उनकी एक कॉपी जाना, देखो देश के अंदर क्या हुआ। कैग की रिपोर्ट भी, जब कैग की रिपोर्ट आओ सरकार के हाथ पैर फूल जा, क्योंकि सारा लेखा जोखा रखा हुआ उसमें, सरकार ने कहाँ कितना पैसा खर्च करना था, कितना खर्च कर दिया। समझ में आई बात है। तो उसकी संसद पर उसका प्रतिवेदन को संसद में रखवाने का काम कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। बात समझ में आई बात है। देखा राष्ट्रपति की पावर। अभी तक तुमने राष्ट्रपति की वे शक्तियां पढ़ी जो विधायी पालिका से संबंधित थी। अब राष्ट्रपति 10 लाइन उसमें तो याद होनी चाहिए मेंस का लिखने के लिए, आर्टिकल याद हो या ना हो। न्यायपालिका से संबंधित शक्तियां देखते हैं, इसे भी समाप्त करने का प्रयास करते हैं। पॉलिटी के प्रति तुम्हारी अच्छी समझ बढ़ती चली जाएगी। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, अब आओ से समझते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, न्यायपालिका, यहाँ जितनी बात होगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बात होगी सारी सारी। अनुच्छेद 124 पता क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के सभी, अभी उच्चतम न्यायालय जब भी मैं बात करूंगा तो वहां सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, जब मैं उच्च न्यायालय की बात करूंगा तो हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। एक ही सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली के अंदर, और उसके अंदर अभी 34 जज काम कर रहे हैं। 34 जज काम कर रहे हैं, उन 34 के 34 जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति ने कर रखी है। और ये बात अनुच्छेद 124 के अनुसार है। हाई कोर्ट के जो जज है उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, याद रखनी बात यह। ठीक, उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति इस संदर्भ में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य करते हैं। मैं मुख्य न्यायाधीश तो पूछते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश हो। इस टाइम कौन है, संजीव खन्ना, संजीव खन्ना, संजीव कुमार, संजीव खन्ना, तो संजीव खन्ना था, पूछना पड़ेगा संजीव खन्ना का जिक्र कर रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। एक तो 34 के 34 जज होंगे, एक मुख्य जज हो उनके अंदर हो, और उनकी सबकी सीजीआई जिसे कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, न्यायपालिका का सर्वोच्च व्यक्ति जिसे कहते हैं, और उसकी नियुक्ति भी खुद राष्ट्रपति करते हैं। चलो 124 के अंदर ये तो लिखा हुआ 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति, लिखा हुआ उच्चतम न्यायालय के सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति या निर्मित अधिकृत व्यक्ति, जो भी उन्होंने अपने आप जिसे कहेंगे व्यक्ति द्वारा उन्हें शपथ दिलाई जाती है। शपथ नियुक्ति तो करते ही, साथ साथ शपथ दिलाने का काम भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, या उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति होगा जिसे मैं चुनेंगे, हाँ भाई इस शपथ दिलाने का काम कर दो, आज मेरे पास टाइम नहीं है। अनुच्छेद 216 के अनुसार उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं, लिखा हुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 216 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या का निर्धारण भी राष्ट्रपति करते हैं। कितने न्यायाधीश होंगे इसके अंदर, सोच लो कितनी बड़ी पावर है कि उच्च न्यायालय के अंदर, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय नहीं है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण भी राष्ट्रपति करते हैं। अभी यहाँ हमारे पास जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, इसके अंदर 11 न्यायाधीश है। कितने, और 11 न्यायाधीश। और जब भी कोई फैसला सुनाना हो ना, कोई भी केस जाएगा, उसमें बेंच बनाई जा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोल लो, संवैधानिक पीठ बोल लो। कोई भी फैसला, मान लो इस लड़की का पेपर है, ये लड़की पेपर में आउट होगी और इसे लग रहा है क्वालिफाई होनी चाहिए थी, इन्हें केस ठोक दिया जाएगा सीधा सरकार पर। सही बात है, सोलू वर्सेस उत्तराखंड बनाम ऐसा करेगा, इन्हें केस लगा दिया सरकार ने। इसके लिए सरकार ने वहाँ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ हाई कोर्ट का जो जज थे, हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने एक 3 जजों की बेंच बनाई, 3 जजों की बेंच, विषम संख्या बनेगी, वे 3 जजों की बेंच इस पर रिसर्च करेगी, अपने अधिकारी को भेज देगी, मतलब पुलिस अधिकारी को भेज देगी, इसके केस की जांच पड़ताल करी जाएगी, पूरी छानबीन अपने अधिकारी को भेजकर जांच पड़ताल करने के बाद ये अपना वकील करेगी, इसका वकील अलग से काम करेगा, सबूत पेश करेगा। सही बात है, फिर वहाँ फैसला सुना जाएगा। 3 जज मतलब 2 जज जिसकी तरफ होंगे, अगर 2 जज इसकी तरफ आएंगे तो फैसला इसके संपर्क में, लड़की का रिजल्ट क्वालिफाई, इसका मीन्स क्वालिफाई होना चाहिए, इंटरव्यू देगी, फिर हो रही है।
ऐसे करो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। 2017 के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मैंने कहा था नहीं तुम, हमारे यहाँ 25 हाई कोर्ट काम कर रहे हैं, 25 के 25 हाई कोर्ट जो काम कर रहे हैं उनके अंदर जो जज बैठे हुए ना, उनकी सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश से संबंधित जो CJI है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो जज सुप्रीम से संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार करके की जाती है। ठीक है, संबंधित राज्य के राज्यपाल, एक तो मुख्य न्यायाधीश से पूछा जाता और राज्य के राज्यपाल से विचार करके की जाती है कि इनकी नियुक्ति जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अंदर जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति। अगर तुमसे पूछा जो उच्चतम न्यायालय है, कौन सा उच्चतम न्यायालय, इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में 124 में। अगर तुम पूछो उच्च न्यायालय का जिक्र कहां से, उच्च न्यायालय क्या करना, 2 को आगे ले आओ बस, 2 1 4। जो 200 से स्टार्ट होंगे वे हाई कोर्ट की बात करेंगे और जो 100 से स्टार्ट होंगे वे सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। याद रहेगी बात या? अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, राष्ट्रपति है भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI, उनसे सलाह करके परामर्श करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण ट्रांसफर कर सकते हैं। पता, अगर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर रातों रात हो जा, कैसे होगा? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करेंगे। मुख्य न्यायाधीश जो CJI है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे बड़ा हेड है, इस टाइम कौन है? संजीव खन्ना। ठीक, परामर्श करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर करने का काम करते हैं। हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर करा जा, अब सोच लो किस किस के साथ मिलकर, इतनी बड़ी पावर भी है, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। 217 200 से स्टार्ट हो रहा है नहीं, जब भी कोई 200 से स्टार्ट होगा ना, इसका मतलब जो राज्य के जो हाई कोर्ट है उनकी बात चलेगी। जब भी कोई 100 से स्टार्ट होगा, 124 125 126 तो सुप्रीम कोर्ट की बात चलेगी, ऐसे याद रखेगा। 217 में क्या क्या रखा, आर्टिकल याद रहा है ना रहा, ये आर्टिकल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ खास खास आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, मैं पहले ही बता के चलूंगा, समझ नहीं बात या? ठीक, लेकिन इनकी जो अंदर लिखी बात है जरूर याद रहनी चाहिए। उच्च न्यायालय के किसी न्यायालय की न्यायाधीश की जन्म तिथि को लेकर विवाद उत्पन्न होने पर इस संदर्भ में सभी निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं। मान लो उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है और उसका उम्र का खेल है ना, क्योंकि यहाँ उम्र का बहुत बड़ा खेल हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारा खेलो उम्र का, 35 साल तो पहले आप जज नहीं बन सकते, समझ नहीं बात है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जन्म तिथि को लेकर अगर कोई विवाद उत्पन्न होगा तो इन सभी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम नहीं होने का ना, राष्ट्रपति लेते हैं और उनका निर्णय अंतिम होता है। कितनी बड़ी बात है, तुम्हें लगा होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना गया ना, हमने कहा ना सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, हाई कोर्ट का जज, लिखा हो ना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय अगर न्यायाधीश मतलब जज साहब की उम्र को लेकर अगर कोई भी विवाद हुआ, न्यायाधीश की उम्र को लेकर कोई भी विवाद हुआ, राष्ट्रपति का फैसला सुप्रीम होता है। कितनी बड़ी बात है। अच्छा ये बताओ, कोई व्यक्ति इस लड़की ने किसी का मर्डर कर दिया, क्या होगा? दिखने लगे? चल राष्ट्रपति को सुन लो, मान लो इस लड़की ने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद इसे लग रहा है इसे अफसोस हो रहा है, क्षमा मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से सजा मिली, सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट से सजा मिलेगी। इसने सोचा कुछ और तो फंडा होगा ही। इसने पढ़ रखे थे संविधान के अंदर अनुच्छेद 72 पढ़ रखा था। इन राष्ट्रपति तो गुहार लगाई, राष्ट्रपति जी मेरी सजा माफ करवा दो, मुझे फांसी नहीं चाह रही, बिल्कुल प्लीज 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 मुझे फांसी नहीं चाह रही। तो राष्ट्रपति के पास इतनी पावर, इसकी सजा को कम कर सकते हैं, फांसी को भी रोक सकते हैं। जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या करी थी ना, उन्होंने सबने गुहार लगाई थी 2011 के अंदर, 11 तक आते आते कि राष्ट्रपति जी हमारी फांसी को रुकवा दो। समझ बात, आ जाओ तुम। अनुच्छेद 72 के तहत दोषी, अगर कोई अनुच्छेद 72 तहत दोषी पाया जाए, संघीय विधि सैन्य न्यायालय मृत्युदंड, या ऐसा हो जाए कोर्ट मार्शल होगा किसी का, या फांसी की सजा सुना देगी, मृत्युदंड सुना देगा, तो राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है, समाधान की शक्तियां, पैराडन पावर्स जिसे बोलते हैं, पैराडन पावर्स, ये पैराडन पावर्स प्राप्त समाधान की याचिका न्यायिक समीक्षा के अधीन, समाधान की शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन,
सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है इसका। यूँ नहीं है कि पता लग जाएगा ऐसा मर्डर मर्डर करा था, राष्ट्रपति इसका जानने वाला था, राष्ट्रपति के साथ इन्होंने कर ली सेटिंग। अब इसी बात को वहाँ लेके जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अच्छा, राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है, राष्ट्रपति को कभी भी कटघरे में नहीं बुलाया जा सकता, जिक्र खड़ा करो उनका सवाल जवाब करा जा सकता, नो नो, ये राष्ट्रपति का पावर हो। और राष्ट्रपति के साथ कोई मिसबिहेवियर नहीं कर सकता। पूरे संविधान के पूरे भारत के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री कितनी गाली दे दो, राष्ट्रपति पर टिप्पणी नहीं कर सकता कोई भी, ना कोई मीम बना सकता, ना कोई राष्ट्रपति मीम बना सकता, ना कोई टिप्पणी कर सकता, ना कोई गाली गलौज कर सकता, ना एक भी भद्दा कमेंट मिलने का पूरा यूट्यूब के अंदर। हमारे सम्मानित पद बना था, देवता की तरह पूज्य राष्ट्रपति। राज्य ऐसे राज्यपाल हो राज्य के अंदर, ठीक है, राज्यपाल तो बदतमीज हो चुके, इनकी तो कोई छवि नहीं है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका या क्या बोलते हैं सर, मर्सी पिटिशन लगा सकता, दया याचिका लगा सकते हैं, दया कर दो, दया करो गुरु महाराज। याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति थोड़ा सवाल जवाब पूछेगा। यह राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है कि बल्कि इस संदर्भ में राष्ट्रपति सभी निर्णय मंत्रिपरिषद की परामर्श पर लेते हैं। यहाँ भी राष्ट्रपति समाधान याचिका के मामले में स्वतंत्र नहीं है, यहाँ भी मंत्रिपरिषद तो पूछेगा, होता प्रधानमंत्री तो पूछना पड़ेगा। इस संदर्भ में निर्णय लेने तो राष्ट्रपति के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है कि कितने दिन वो माफ करेंगे, कितने दिन माफ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ भी फैसला किसका सर्वोच्च है, मंत्रिपरिषद का। अनुच्छेद 72 में यह स्पष्ट लिखा हुआ कि राष्ट्रपति सजा को माफ कर सकते हैं, सजा की प्रकृति बदल सकते हैं। यस, क्या क्या पावर है राष्ट्रपति के पास, सजा की प्रकृति बदल सकते हैं, 10 साल की सजा 5 साल की कर देंगे, और सजा की प्रकृति बदल सकते हैं। मृत्यु दंड था, आजीवन कारावास दे देंगे तुम्हें, मृत्यु दंड की जगह चलो जेल में चलो, लेकिन फांसी नहीं दे रहे तुम्हें, चलो। अथवा सजा को स्थगित कर सकते हैं, फांसी रोक देंगे तुम्हारी। क्षमा, पैर्डन क्या हो, इसके अंदर सजा को पूर्णतः माफ किया जाता है, इसे बोलो पूर्णतः माफ कर दी सजा, इसे पैर्डन बोल लो, माफ, क्षमा, इसे बोल लो। थोड़ा सा हो रहा है, कैसे समझ लो। लघुकरण क्या बोलते, कम्यूट, सजा की अवधि को कम करना, लघुकरण। परिहार, पेमेंट जिसे बोलते हैं, सजा की प्रकृति बदलना, जैसे मृत्यु दंड के स्थान पर जीवन कारावास दे दिया। विराम, रिप्रेसिव जिसे बोलते हैं, सजा को स्थगित कर देना, हाँ सजा को स्थगित कर, इतनी पावर है, बताओ राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 की कितनी पावर दे रखी। अनुच्छेद 143 बताओ, अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय को सलाह दे सकते हैं, ले सकते हैं। राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति जी को कोई जानकारी नहीं है किसी विषय पर, संविधान की कुछ भी जानकारी चाहिए, किसी मुद्दे पर जानकारी चाहिए, किसी मामले पर जानकारी चाहिए, कोई केस पड़ा हुआ पुराना, राष्ट्रपति कितनी पावर है पास, उस केस को खुलवाकर दोबारा उसके केस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अनुच्छेद 143 ने ताकत दी है, समझ गए। किसी भी केस पर, किसी भी मामले पर जानकारी ले सकते हैं, किसी भी विषय पर, किसी भी विषय पर उच्चतम न्यायालय से, वो भी सुप्रीम कोर्ट से जानकारी ले सकते हैं। बताओ ये तुमने सोनू जी का केस इतने साल तक क्यों लटका रखा है, सही बात है। इन्होंने 10 मर्डर तो करे थे, सही बात है, तो इन्होंने तुमने इतने साल तक केस क्यों लटका रखा। लो केस लेकर आओ, मुझे क्षमादान याचिका लगाना, क्षमा करना है। इसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं, इसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहा जाता है। अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले रहे तो इस बात को हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं। राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले रहे, इसी चीज को बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। हालांकि इस शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, कभी अगर पूछ लिया जाता तो, या एक ऐसी शब्दावली जो मीडिया के चलते चर्चाओं में, कि कभी कभी के मीडिया के मुख से कुछ शब्द निकल जाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते मेरे मुख से निकल जा, भाषा धारदार हो जाती है ना पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। और मैं भी सारा दिन बकर बकर कर हो जा, मीडिया वालों को काम ही नहीं है, काम ही उनका वही है। उच्चतम न्यायालय के लिए सलाह देना अनिवार्य नहीं है, लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट के लिए सलाह देना अनिवार्य नहीं है। यूँ नहीं है कि राष्ट्रपति को सलाह देंगे जाएंगे, बिल्कुल भी। सुप्रीम कोर्ट में भी कह सको अभी हम भेजिए, कल को फोन करिए। राष्ट्रपति के लिए सलाह मानना अनिवार्य नहीं है, सही बात है, तो सलाह देना अनिवार्य भी नहीं है, तो फिर लिखा ही क्यों था। सोचने वाली बात है। 26 जनवरी 1950 से पहले किसी संधि अथवा समझौते पर सलाह मांगने पर उच्चतम न्यायालय को सलाह देनी होगी। 26 जनवरी से पहले किसी संधि या समझौते पर
सलाह मांगने पर उच्चतम न्यायालय को सलाह देनी होगी। मामला अगर 26 जनवरी से 50 तो पहले कहा ना, राष्ट्रपति ने कहा चुपचाप सलाह दे दो, तो सलाह देनी पड़ेगी, ये भी बात भी लिखी हुई। लेकिन राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब उस मामले पर राष्ट्रपति को वह सलाह बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ सलाह ले सकते हैं, मान नहीं सकते। राज्यपाल सैन्य न्यायालय तथा मृत्युदंड की सजा क्षमा नहीं कर सकते, या जो पावर राष्ट्रपति के पास है ना, वो राज्यपाल के पास नहीं है। कल को ये लड़की कल को मर्डर कर दे, इसी का मर्डर कर दिया, मेरे तेरा एग्जाम किक करोगा, मेरा हो नहीं रहा, सही बात है। मैं उसके बाद पता क्या होगा, इनस का मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद पता कहाँ जा रही, मेरी राज्यपाल जी, मैंने सुना था आपके पास भी एक पावर आया, राज्यपाल दौड़ा उसके मूड पे, मेरे पास नहीं, राष्ट्रपति के पास हुआ। राज्यपाल राज्य सैन्य न्यायालय तथा मृत्युदंड, राज्यपाल सैन्य न्यायालय तथा मृत्युदंड की सजा को क्षमा नहीं कर सकते। साफ कर, मृत्युदंड की सजा को अच्छा कम कर सकते हैं। अभी जो तुमने सत्या पढ़ी वो किससे संबंधित थी पता? न्याय का। अब हमारी वित्तीय सत्य जानेंगे, धन का क्या रोल है इनके बारे में, कहीं पैसे को रोक सके या पैसे को जाने देंगे, इसे भी देख लेते थोड़ा सा और क्या है इसका खेल खत्म थे। इससे तो एक सवाल पक्का मैं लिखकर गारंटी के साथ कह सकता हूँ, फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट फाइनेंशियल पावर। अब देखो जो पैसा आया वो पैसा कहाँ जाएगा और कैसे रोका जाएगा, कैसे नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 117 के तहत ना राष्ट्रपति की सिफारिश पर धन विधेयक लोकसभा में रखा जाता है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर धन विधेयक लोकसभा में रखा जाता, एक एक लाइन इंपोर्टेंट होगी भैया यहाँ से, ठीक है, पक्का आउट हो रहा है सवाल यहाँ से, पेपर देखोगे ना इस बार पक्का सवाल मिलेगा। राष्ट्रपति की सिफारिश पर धन विधेयक लोकसभा में रखा जाएगा, यानी जो राष्ट्रपति है ना, इनकी सिफारिश पर धन विधेयक को लोकसभा के अंदर पेश करा जाएगा। पता लग गया, राष्ट्रपति ही धन विधेयक को कहाँ लेके जाएंगे, लोकसभा। धन विधेयक क्यों रख रहे हैं? अरे भाई पैसा चाहिए, पैसा क्यों चाहिए, बजट बनाया हमने, पैसा कैसे निकाल लेंगे, संचित निधि जो टैक्स का पैसा कर रखा है, ये थोड़ा ही सरकार जितना पैसा जितना, सब चीज संविधान में लिखी हुई। राष्ट्रपति तो पूछेंगे पहले, फिर जाकर लोकसभा में धन विधेयक रखेंगे, पर्चे पर लिख कर लेगा आगे 1 2 3 शिक्षा में इतना देना पैसा, स्वास्थ्य में इतना देना, इसमें इतना देना, इसमें इतना पैसा देना, फिर उसे जाएगा राष्ट्रपति तो पूछ कर, राष्ट्रपति की सिफारिश पर राष्ट्रपति तो सलाह से लेगा, हाँ राष्ट्रपति जी कहेंगे चलो भाई इसके अंदर इसमें लोकसभा में बिल पेश करवा हो जाएगा, राष्ट्रपति एक कॉपी उसकी राष्ट्रपति के पास जाएगी, राष्ट्रपति चेक कराएंगे, चलो अब राष्ट्रपति के बाद फिर आगे जाएगा, ये उसका मतलब। पता लग गया क्या है? 111 के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकते हैं। धन विधेयक को पास कर दिया लोकसभा ने, राज्यसभा ने पास कर दिया, राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से उसको अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है और इसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात 112 वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, कहीं पार पेपर में पूछ गया तो सिविल सर्विस का पेपर सवाल आया हुआ। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम बजट कहते हैं, बजट को संसद के दोनों सदनों में रखवाएगा। कौन रखवाएगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को केवल एक सत्र में दोनों सत्रों में रखवाएगा, और रखवाने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं। ये राष्ट्रपति की पावर है। सारी धन से संबंधित बात होगी। यहाँ ऊपर लिखा हुआ ना वित्तीय शक्तियां, पहली बात मैंने कहा तो पहले नंबर पर तो क्या समझाया, 117 में लिखा हुआ राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा के अंदर धन विधेयक रखा जाता है। धन विधेयक को लोकसभा में रखेंगे, राज्यसभा में नहीं रखने के, याद रखना बात है, ठीक। उसके बाद संसद के दोनों सदनों से पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, ठीक। दोनों सदनों ने अगर पारित कर दिया, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहते हैं, संसद के दोनों सदनों में रखवाने का काम करते हैं राष्ट्रपति। हमारे पास एक वो ना अनुच्छेद 266 पहले ही पढ़ाया था मैंने, इसमें संचित निधि है। संचित निधि संसद किया, और इसे संसद का सारा फंड ये रखा रहा, जितना भी पैसा टैक्स इकट्ठा हुआ यहाँ रखा रहा, और इसमें से पैसा निकालने के लिए ये धन विधेयक लाए जा। पता लग गया क्या कहा मैंने तुमको? इसमें तो पैसा निकालने के लिए थोड़ा ही मोदी सरकार संचित निधि चल खोला गल्ला निकाल लो पैसा, किसी तो पूछने वाला ही नहीं है कोई भी। एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा, कहाँ से कितना पैसा, और जांच हो पड़ताल हो सबकी, विपक्ष के नेता बैठे रहे उसमें, एक करते कहीं भी गाड़ी का कहीं भी पैसा खर्च करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लो, इतनी जांच पड़ताल के बावजूद भी पैसा कहीं ना कहीं खर्च कर ही ले। वो कह के इस फंड में मुझे इतना पैसा चाहिए, वहाँ फिर इतना लगाते नहीं। रोड में कहीं निकाल के ले गए 20 करोड़ लगाएंगे, वहाँ 2 करोड़ और 18 करोड़ भी जेब में, और 18 करोड़ क्या करेंगे, पानी के जहाज़ों पर बाहर पहुँचा देंगे, दुबई में फ्लैट ले रखा है, ये चल रहा है।
200 संचित निधि तक धन निकालना तो उस पर किसका कंट्रोल होगा? संसद का। लेकिन आकस्मिक निधि तक धन निकालना तो उस पर किसका कंट्रोल होगा? राष्ट्रपति का। देखो राष्ट्रपति यहाँ भी पावरफुल होगा। 267 के तहत राष्ट्रपति के पास आकस्मिक निधि होती है। आकस्मिक निधि का हेड हो बिना या आकस्मिक निधि क्या हो? ऐसा फंड हो जो इमरजेंसी के वक्त बाहर निकाला जा। कहीं भूकंप आ गया हो, आपदा आ गई हो, बाढ़ आ गई हो, विपरीतकालीन परिस्थितियां जब भी आ जाएगी देश के अंदर, वित्तीय परिस्थितियां खराब हो जाएगी, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, इमरजेंसी फंड बोलने से आकस्मिक नीति के लिए फंड निकाला जाएगा। आकस्मिक घटना के लिए फंड निकाला जाएगा। राष्ट्रपति की अनुमति से ही इस विधि से धन निकाल खर्च किया जा सकता है। संचित निधि धन कैसे निकलेगा? संसद परमिशन देगी, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन अगर बात आकस्मिक निधि आ गई तो अपनी जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करने इस तरह धन नहीं करने का। क्या राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही इस विधि से धन खर्च किया जाता है। मतलब यहाँ भी राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है, अपनी मर्जी से काम नहीं करने का। यहाँ भी प्रधानमंत्री से पूछो। एक और देख लो जाते जाते भी। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं 5 साल के लिए। अभी बनाया गया है कि वित्त आयोग 16वें नंबर का अरविंद पनगड़िया उसके अध्यक्ष। 280 के तहत राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की बात करते हैं, उसमें एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्यों की नियुक्ति करने का काम करते हैं तो राष्ट्रपति। ठीक। और ये वित्त आयोग ही बताओ कौन से राज्य को कितना पैसा जाएगा, कहाँ कहाँ किस तरह सुधार करना चाहिए। वित्त आयोग जब अपनी रिकमेंडेशन देगा ना, सिफारिश देगा, तो सबके लिए बहुत मायने होंगे। यूपीएससी भी इस वित्त आयोग को भर भर का सवाल पूछा। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति इस वित्त आयोग की सिफारिश तथा उस पर की गई कार्रवाई को संसद में रखवाते हैं। वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद में रखवाने का काम करते हैं। कूटनीतिक शक्तियां ही राष्ट्रपति की। कूटनीतिक शक्तियां का मतलब राष्ट्रपति जब बाहर विदेश में जाएगा तो क्या करेगा, डिप्लोमेसी में कैसा काम करते हैं राष्ट्रपति, और से भी समझ लो थोड़ा सा। अभी 53 में यह स्पष्ट उल्लेखित है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। आप थल सेना, जल सेना, नौसेना, उनका सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति है। तीनों सेना उसके अंडर में। भारत की ओर से युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं। बिना राष्ट्रपति की परमिशन के युद्ध नहीं चल सकता। 1962 का युद्ध हुआ था, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति भारत की ओर से संधि समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं। भारत की तरफ से संधि समझौते पर कोई होगा। राष्ट्रपति अन्य दो देशों, प्रधानमंत्री हस्ताक्षर करते हैं, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। राष्ट्रपति अन्य 2 देशों राजदूत या उच्चायुक्त की नियुक्ति करते हैं। मान लो कल कोई लड़की सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर कर देती है और इसकी नियुक्ति कर दी गई IFS के तहत इराक के अंदर। कहाँ से? इराक के अंदर। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसे सिविल सर्विस वालों की फोटो नहीं के साथ ही मिलेंगे। इस पर इंग्लिश आती नहीं, फिर नुकारी पहले मुझे इंग्लिश सिखाओ। विदेशी राजदूत अपना परिचय पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। पहचान पत्र सौंप गया, कहेगी राष्ट्रपति जी ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा आधार कार्ड है। राष्ट्रपति की इस शक्ति का प्रयोग विधि द्वारा विनियमित किया जाएगा। इस प्रकार भारत की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग विधि द्वारा विनियमित किया जाएगा। हाँ, आप जो शक्ति उस पर कूटनीतिक सत्ता देख रहे हैं, कल को कानून बनाकर सरकार इन शक्तियों को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। इसमें लिखी है बात। इस प्रकार भारत की संसद राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों को विनियमित करने के लिए सक्षम है। भारत की सरकार जो सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति के पास, उन्हें कंट्रोल भी कर सकती, बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। संसद आपातकालीन शक्तियां जाएगी, ये नहीं इतना ही है। अभी कितना रहा देखियो, राष्ट्रपति इतना, चलो इतने रखते हैं।